आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 461 शौर्य का कमरा। वह जतिन कपूर के साथ वीडियो चैट कर रहे थे। पिताजी, क्या आप सो रहे हैं? नहीं, मैं आपकी खबर का इंतजार कर रहा हूं और हिसाब बराबर कर रहा हूं। उसके बाद वीडियो आया। जतिन कपूर ने राजेश कपूर के साथ इस खबर की पुष्टि की और कहा कि वह आज अकेले बाहर नहीं गए। आज तुमने क्या किया? इतनी देर से क्यों लौटे? हमने आज घुड़सवारी की, ये बहुत मज़ेदार था। जतिन कपूर ने अपने बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहा। मज़ा? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि गेम खेलना और उपन्यास पढ़ना ज़्यादा मज़ेदार है। जियाओ वाधवा का गला रुंध गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घोड़े की सवारी करना अभी भी मज़ेदार है। ये देखकर कि उनके बेटे को घुड़सवारी का बहुत शौक है, उन्होंने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? मुझे नहीं पता, उनके पास कोई मूल्य सूची नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुफ्त है। सचमुच? अगर तुम चाहो तो पिताजी तुम्हें इसे चलाने के लिए पैसे देंगे। शौर्य एक क्षण के लिए हिचकिचाया और सिर हिला दिया। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, पिताजी, अगर मुझे कुछ और पसंद आए तो क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? हाँ, एक पुरुष के रूप में आपको हर चीज़ में निपुण होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो भी तुम्हें पसंद हो, जब तक वह सही रास्ता हो, पिताजी तुम्हारा समर्थन करेंगे। शौर्य ने पूछा, क्या होगा अगर मैं तैराकी, घुड़सवारी या निशानेबाजी सीखना चाहूँ? जतिन कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। पिताजी आपका समर्थन करते हैं और आपको पैसे देते हैं। शौर्य को अंदर से गर्मी महसूस हुई। जतिन कपूर ने आह भरते हुए कहा, पहले हमारा परिवार सीमित था। हम जी भरकर खाते पीते थे और फिर भी कुछ पैसे बच जाते थे। अब बात अलग है, हमारे पास बचत है। तुम जो भी करना चाहो, पिताजी तुम्हारा साथ देंगे। शौर्य बहुत भावुक हो गया और मुस्कुराया, मैं समझता हूँ पिताजी। आपको जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। शौर्य नहाकर बाहर आया तो उसके दोस्त ने उसे बुलाया और पूछा, भाई, बाहर घूमने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं। क्यों? छुट्टियों का समय है और क्या करना है? मैं वैसे भी नहीं जा रहा, तुम लोग अकेले ही मौज करो। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ भाई। उद्धरण चिन्ह ... उफ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मानो या न मानो, बस मज़े करो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे 1 या 2 हज़ार भेज दीजिए, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम पर अभी भी मेरे 5,000 बकाया हैं। अरे, ये तो केवल 5,000 है, 50,000 या 5 लाख नहीं। क्या आप जानते हैं कि 50,000 या 5 लाख कितने होते हैं? भूल जाओ, भूल जाओ। अगर तुम मुड़ना नहीं चाहते तो मत मुड़ो, हम तुम्हें अब और परेशान नहीं करेंगे। चलो चलें। शौर्य ने अपना फ़ोन फेंक दिया, कुछ देर तक अपने सिर के ऊपर छत को देखता रहा और फिर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन राजेश कपूर जियाओ वाधवा को देखकर अभी भी हैरान थे। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ी देर और क्यों नहीं सोते? जियाओ वाधवा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तब जागा जब मैंने पर्याप्त नींद ली थी। रसोई घर और भोजन कक्ष कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। किचन में एक छोटा सा बार भी था। शौर्य वहां बैठ गया और पूछा, अंकल, आप आंटी से बात क्यों नहीं करते? राजेश कपूर नाश्ते पर बैठे और बिना ऊपर देखे बोले, अगर आप काफ़ी व्यस्त हैं तो मुझे दावत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को नौकरी पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चारों बच्चे अब घर के काम में मदद कर सकते हैं और अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। शौर्य को समझ नहीं आता, उसके पास पैसा है तो वो सब खुद क्यों करे? क्या इसका आनंद लेना अच्छा नहीं है? राजेश कपूर ने शौर्य के हाव भाव को देखा और मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया कि वह क्या सोच रहा है। अगर मैं अपनी देखभाल के लिए किसी आंटी को रख लूं, तो वह मेरे लिए सब कुछ करेगी और मुझे ये घर जैसा नहीं लगेगा। क्या आप अपनी माँ द्वारा पकाया गया भोजन खाना पसंद करेंगे या किसी अजनबी द्वारा पकाया गया भोजन? घर पर सब कुछ स्वयं करना कठिन है, लेकिन यह इसके लायक है। मैं उनमें से प्रत्येक को, उनके जीवन के हर चरण को याद कर सकता हूँ। उनके बड़े होने के दौरान उनके साथ रहना मेरी सबसे अनमोल स्मृति है।
जब तक तुम पिता नहीं बन जाते तब तक प्रतीक्षा करो, तुम्हें पता चल जाएगा। लगातार 1 सप्ताह तक राजेश बच्चों को घुड़सवारी के लिए रेस कोर्स ले गए। जो बच्चे खेल पसंद करते हैं उनमें संभवतः कुछ एथलेटिक प्रतिभा होती है। देखिए, अवि, विहू और शौर्य तीनों स्वतंत्र रूप से घोड़े की सवारी करने में सक्षम हैं। तनु और रिया अब भी कुछ दूरी तक दौड़ सकती हैं, लेकिन घोड़े बहुत तेज नहीं दौड़ सकते, इसलिए प्रशिक्षक को पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ रहना होगा। मीरा शर्मा चाय पी रही थीं, एयर कंडीशनिंग का आनंद ले रही थीं और पाठ योजनाएं लिख रही थीं। माँ, मीरा शर्मा ने सिर उठाकर हाथ हिलाया, इधर आओ, देखो किसको बहुत पसीना आ रहा है। विहू मुस्कुराया, बैठ गया और फल खाने लगा। वह बहुत खुश लग रहा था। मीरा शर्मा ने गीले टिश्यू पेपर से अपने बेटे का पसीना पोंछा और फिर ध्यान से उसके हाथ पोंछे। क्या तुम यहाँ अकेले हो? वे अभी भी हमसे पीछे हैं। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर थोड़ा गर्व भरा भाव देखकर मीरा शर्मा ने उसे याद दिलाया। धीरे धीरे चलाओ, अगर तेज चले तो गिर गए तो क्या होगा? माँ बहुत परेशान हो जाएगी। विहू ने अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, माँ इसकी चिंता मत करो, मेरी घुड़सवारी सबसे अच्छी है, कोई समस्या नहीं होगी। मीरा शर्मा बिना कुछ बोले विहू को देखती रही। अपनी माँ को गुस्सा होते देख विहू ने जल्दी से कहा, चिंता मत करो माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मीरा शर्मा के चेहरे पर कुछ नरमी आई। जो भी खाना हो स्टाफ से पूछ लेना, कुछ ठंडा मत पीना, मुझे पता है माँ। अवि, विहू और अन्य लोग एक के बाद एक आए। मीरा शर्मा को पता चला कि वे अब घोड़े पर सवार नहीं होते। चलो मम्मी तुम्हें नहलाने ले जाएंगी। तनु और रिया मीरा शर्मा की आज्ञाकारी ढंग से चलीं। मीरा शर्मा का बैग घर की 2 छोटी राजकुमारियों के लिए कपड़ों से भरा हुआ है। दोनों बच्चों को नहलाने के बाद मीरा शर्मा उनके बाल पोंछने और सुखाने के लिए आईं। ये देखकर कि उनकी बेटियों का रंग सांवला हो गया है, मीरा शर्मा ने अगली बार सनस्क्रीन बदलने का फैसला किया। माँ, मेरे पैर में दर्द है। मीरा शर्मा तुरंत घबरा गईं। क्या हुआ? मम्मी, देख लो। पता चला कि तनु की त्वचा घोड़े की सवारी करने से लाल हो गई थी और ऐसा नहीं लगता था कि ये दैनिक उपयोग के कारण हुआ था। तीसरा बच्चा उतना व्यायाम नहीं करता था, लेकिन दूसरा बच्चा घोड़े पर सवार होकर सर पर दौड़ रहा था, जिससे मीरा शर्मा को बहुत परेशानी महसूस हो रही थी। उनमें से कुछ तो टूटे हुए भी हैं। रिया, मम्मी को देखने दो। रिया ठीक है, बस थोड़ा सा लाल है, लेकिन इससे दर्द नहीं हो रहा है। माँ बाद में स्टाफ से दवा मांगेंगी। दवा लगाने के बाद दर्द बंद हो जाएगा। घर पहुँचने पर मुझे बस थोड़ी और दवा लगानी होगी। स्नान से बाहर, लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं। हनी, क्या अवि और अन्य लोगों के पैर घायल हैं? राजेश कपूर झगड़ रहे बच्चों की तरफ मुड़ा। इधर आओ, पापा पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पैर रगड़े जा रहे हैं? दर्द हो रहा है क्या? विहू एक क्षण के लिए हिचकिचाया। पिताजी, मेरे पैर लाल हो गए हैं। अवि ने ये भी कहा, मैं भी प्रसिद्ध हूँ। शौर्य ने भी कहा कि वो ठीक है। शुरुआत के कुछ दिनों में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में नहीं हुई। प्रिय, मैं स्टाफ से कुछ दवा मांगने जा रहा हूँ। दवा मिलने के बाद मीरा शर्मा अपनी दोनों बेटियों को स्प्रे करने के लिए बाथरूम में ले गईं। यूनान बायाओ स्प्रे का छिड़काव करने पर दर्द होता है, लेकिन ये जल्दी काम करता है। तनु तुरंत चिल्लाए, आह मम्मी, दर्द हो रहा है। बस सहन करो, एक क्षण में सब ठीक हो जाएगा। ये देखकर कि यह कितना दर्दनाक था, रिया ने जल्दी से कहा कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लाल हो गया। मेरी अपनी बेटी, और मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही है। तुम्हारी बहन की त्वचा टूटी हुई है, इसलिए जब तुम स्प्रे करती हो तो उसे दर्द होता है। तुम्हारी त्वचा टूटी हुई नहीं है, इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता। रिया को आधा विश्वास था और आधा संदेह, लेकिन स्प्रे करने के बाद वास्तव में उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। तनु को मानो एक नई दुनिया मिल गई हो। मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा और मैं शांत महसूस कर रही हूँ। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को दवा दी। राजेश, वाधवत को विहू और अवि पर स्प्रे करने के लिए कहा गया और शौर्य पर भी स्प्रे किया गया। जब मैंने देखा तो हे भगवान, वे चारों टूट चुके थे। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? इससे दर्द नहीं होता, मैं एक आदमी हूँ। विहू का बेरहम रूप देखकर राजेश कपूर अवाक रह गए। विहू की मोटर तंत्रिकाएं अच्छी तरह से विकसित हैं, लेकिन एक सरल दिमाग। जब उस पर इसका छिड़काव किया गया तो विहू कई बार चिल्लाया, पिताजी, दर्द हो रहा है।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक आदमी हो? तुम ये छोटा सा दर्द कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? लेकिन इससे बहुत दर्द हो रहा है। यदि आप इस दवा की आदत डाल लें तो दर्द जल्द ही दूर हो जाएगा। आज दिन में बादल कम ही थे, इसलिए मैं दोपहर में जल्दी आ गया और रात के खाने के लिए घर जा सका। पलक झपकते में रिया और मीरा शर्मा अपने प्रदर्शन की तैयारी के लिए मुंबई छोड़कर चेन्नई जाने वाली हैं। परिवार बिना किसी अपवाद के रिया के हर प्रदर्शन में शामिल होता है। मीरा शर्मा अपने बच्चों के हर प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करती हैं। इस दिन ऋषित एक उपहार लेकर गेट पर खड़ा था, कुछ संकोच के साथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, अवि ने मुस्कुराते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला। ऋषित के पीछे उसकी मौसी चल रही थी, जिनसे वह पिछली बार मिला था। इस हफ्ते वह और उसकी मौसी कभी कभार रेस कोर्स में मिलते थे। चारों खजानों और ऋषित के बीच संबंध काफी घनिष्ठ हो गए हैं। ऋषित ने अपने हाथ में पकड़ा उपहार अवि को दिया। ये तुम्हारे लिए उपहार है। अवि थोड़ा खुश और अभिभूत हुआ। धन्यवाद। चलो, हम झूलों पर खेल रहे हैं। ऋषित ने जल्दी से पूछा, तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ है? यहाँ भी हैं। तनु झूला झूल रही थी और विहू पेड़ पर राजेश कपूर के साथ चिड़िया का घोंसला बना रहा था। ऋषित ने तनु का अभिवादन किया। नमस्ते। तनु ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। विहू की आंखें तेज थीं। भाई अवि, हाथ में क्या पकड़े हो? मुझे नहीं पता, ये ऋषित की ओर से एक उपहार है। ऋषित ने तुरंत कहा, ये कुछ कुकीज़ हैं। विहू कुछ करने ही वाला था कि राजेश कपूर ने उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ऋषित ने ऊपर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? विहू ने ऊंची आवाज में कहा, हम एक चिड़ियाघर बना रहे हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ पक्षी यहाँ घोंसला बनाने आएं। ऋषित की आंखें चमक उठीं। सच में? वह पास गया और देखा कि यह एक छोटा लकड़ी का घर था, जो पक्षियों के रहने के लिए उपयुक्त था। इसे विभिन्न रंगों से भी रंगा गया है, जो बहुत सुंदर दिखता है। इसके अलावा 2 अन्य भी हैं, जिससे कुल संख्या 3 हो जाती है। ऋषित ने उत्सुकता से पूछा, क्या कोई छोटी चिड़िया होगी? विहू को यकीन नहीं था। शायद। पापा ने कहा था कि चिड़ियां पतझड़ और सर्दियों में आएंगी। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले साल तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा यहाँ घर है। लेकिन दूसरे साल, तीसरे साल, एक दिन उन्हें पता चल ही जाएगा। बच्चों ने जोर से सिर हिलाया। विहू ने आत्मविश्वास से कहा, यहाँ हर सुबह पक्षी गाते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे पक्षी हैं। ऋषित ईर्ष्या से बोला, ये तो बढ़िया है। राजेश कपूर ने ताली बजाई। ठीक है। विहू एक छोटे बंदर की तरह पेड़ से नीचे उतरा। जाओ अपने हाथ धो लो, राजेश कपूर ने याद दिलाया। विहू दौड़कर पास के पानी के पाइप के पास गया और जल्दी से अपने हाथ धोए। मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए कि इसका स्वाद अच्छा है या नहीं। जब बात खाने की आती है तो विहू इसमें कोई कोताही नहीं बरतता, बशर्ते खाना विशेष रूप से अरुचिकर न हो। जब मैंने डिब्बा खोला तो वह विभिन्न जानवरों के आकार की छोटी छोटी कुकीज से भरा था, जो बहुत सुंदर थीं। ये देखने में अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी क्रीम जैसी है। विहू ने एक निवाला खाया और कहा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। ऋषित ने कहा, यही तो आंटी ने बनाया है। ये छोटी सी कुकी मेरी पसंदीदा है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी ये पसंद आएगी। हाथ धोने के बाद अवि दौड़कर आया और उसे चखा। वह वाकई बहुत स्वादिष्ट था। विहू ने एक राजेश कपूर को खिलाया। इसका स्वाद वाकई लाजवाब था। मैं वापस आकर रेसिपी पूछी और इसे बनाना सीखा, फिर अपने बच्चों के लिए बनाया। दूसरा बच्चा अभी भी झूले पर झूल रहा था और उसके भाई बहन बारी बारी से उसे खाना खिला रहे थे और उस पर प्यार लुटा रहे थे। ऋषित पास आया और पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? तनु झूले से नीचे उतरी। बहुत स्वादिष्ट। तोहफे के लिए शुक्रिया। आओ झूले पर खेलें। बहुत मज़ा आता है। मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा। जैसे ही ऋषित आया, उसकी नज़र झूले पर थी, लेकिन उसने इसे ज़्यादा नहीं दिखाया। इस पल मैं इतनी खुश थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। शुक्रिया। वह बैठ गया और तनु ने उसे पीछे से धक्का दिया। आज तुम यहाँ क्यों हो? ऋषित ने अपने होंठ भींचे और कहा, आज मैं मुक्त हूँ। थोड़ी देर धक्का देने के बाद तनु थक गई और एक तरफ खड़ी हो गई। तुम खुद ही घुमा लो। विहू ने खाना खत्म किया और ताली बजाते हुए बोला, चलो मैं धक्का देता हूँ। जैसे जैसे वह गेंद को और ऊपर धकेलता गया, ऋषित की मुस्कान और चौड़ी होती गई।
वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है, मुझे बहुत पसंद है। ऋषित की चाची चिंतित दिखीं। धीरे चलो, ये बहुत ऊंचा है। कुछ देर खेलने के बाद ऋषित का चेहरा लाल हो गया और वह झूले से नीचे उतर आया। वाह, ये पेड़ बहुत बढ़िया है और झूला भी बहुत मज़ेदार है। तनु मुस्कुराई और बोली, तुम जब चाहो हमारे घर खेलने आ सकती हो। क्या ये सचमुच संभव है? ये प्रश्न राजेश से पूछा गया था। राजेश को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की दोस्ती में हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, वैसे भी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है। विहू उस पर बैठ गया। ऋषित, मेरी तरफ देखो, मैं बहुत ऊंचा झूल सकता हूँ। मैंने देखा कि विहू का झूला ऋषित से ऊंचा था। कैसा है? क्या मैं कमाल हूँ? ऋषित और उसकी चाची दोनों चौंक गए। ऋषित की आंखें चमक उठीं। वाह, तुम तो कमाल हो। विहू ने खड़े होने की कोशिश की। मैं तुम्हें एक तरकीब दिखाता हूँ। देखो, तुम्हें क्या लगता है? ऋषित ने अपना मुंह चौड़ा करके कहा, ये तो अद्भुत है। तनु और उसके दोस्त विहू की हरकतों के आदी हो गए हैं। तनु मुस्कुराई और बोली, बड़े भाई अभी और मैं भी यह कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चे कुछ देर तक झूलों पर खेले, फिर ऋषित को सब्जी के बगीचे में ले गए। ऋषित को बहुत ईर्ष्या हुई। वाह, तुम लोग वास्तव में सब्जियां उगा रहे हो। तनु की शिमला मिर्च सबसे तेजी से बढ़ती है। अपने विकास चक्र के दौरान इसने पहले ही छोटी शिमला मिर्चें पैदा कर ली हैं। मेरा मानना है कि यह जल्द ही खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अन्य अभी भी पुष्पन अवस्था में हैं, तथा उनका चक्र शिमला मिर्च की तुलना में लगभग 1 महीने बाद का है। रिया की लोबिया पहले ही राजेश कपूर द्वारा बुनी गई छोटी छोटी बेलों को घनी तरह से ढक चुकी हैं। ऋषित ने उन्हें एक एक करके देखा, उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। आप इन्हें खुद भी गमलों में उगा सकते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च की तरह। ऋषित ने कहा, हमारा आंगन मेरी माँ द्वारा लगाए गए फूलों से भरा है। उन्हें सभी प्रकार के फूल लगाना पसंद है। हमारे घर आओ, हमारे आंगन में बहुत सारे सुंदर फूल हैं। तनु ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया। शिमला मिर्च को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए तनु को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी ओर मीरा शर्मा द्वारा लगाए गए गुलाब दीवार के पास पूरी तरह खिल चुके हैं। मीरा शर्मा को पौधे लगाने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ मिलकर धीरे धीरे उनमें फूल उगाने में रुचि विकसित हुई। राजेश ने गुलाब की कई किस्में खरीदी, जो लगातार खिलती हैं, खूबसूरत रंग की हैं और उगाने में आसान हैं। मीरा शर्मा बच्चों के साथ खेतों में पानी डालेंगी और साथ मिलकर परिणाम का इंतजार करेंगी। राजेश कपूर की आवाज़ कमरे में गूंजी, अंदर आओ और तरबूज खाओ। घर में प्रवेश करते ही ऋषित ने कहा, आपका घर बहुत बड़ा है। राजेश कपूर कुछ कटे हुए फल लाए, कुछ तरबूज और स्ट्रॉबेरी ले लो। ऋषित अभी केवल तीसरी कक्षा में है, लेकिन उसकी बोली और व्यवहार से पता चलता है कि उसका पालन पोषण अच्छा हुआ है, तथा टेबल मैनर्स भी अच्छे हैं। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, दोपहर के लिए कोई योजना है क्या? अवि ने ऋषित से कहा, हमारे घर पर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं। चलो साथ मिलकर खेलें। ऋषित ने सिर हिलाया, ठीक है। बच्चों ने जल्दी से अपना फल खत्म किया और वादवत खेलने के लिए बाहर चले गए। राजेश ने पीछे से चेतावनी दी, खेलते समय पूरा ध्यान रखना। ऋषित की चाची उस पर बारीकी से नज़र रख रही हैं। कई बच्चों ने इस पर चर्चा की। हमने सर्वसम्मति से बाहर पूल में तैरने का निर्णय लिया। इस हवेली में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के स्विमिंग पूल हैं और दोनों का ही उपयोग किया जा रहा है। स्विमिंग पूल को खाली करने और भरने में 1 हफ्ता लग जाता है। बच्चों को गर्मियों में खेलना और रोज तैरना बहुत पसंद होता है। विहू एक छोटा कोच है जो स्कूल में सीखी गई जानकारी अपने बड़े भाइयों और बहनों को देता है। जब आपके पास करने को कुछ न हो, तब भी आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। छोटे से इंडोर स्विमिंग पूल में बच्चों ने अपने स्विमसूट पहन लिए और ऋषित ने एक नया अतिरिक्त स्विमसूट पहन लिया। कुछ देर पूल में खेला। ऋषित की चाची बच्चों को कपड़े बदलने के लिए ले गईं। थोड़ी ही देर बाद राजेश कपूर की आवाज़ आई, जल्दी करो और हाथ धोकर खाना खाओ। राजेश कपूर ने मेज सजाई और दूसरा और चौथा टेबल वह पहले से ही सजा हुआ था। बच्चे एक एक करके अपनी सीट पर बैठ गए। ऋषित रिया की सीट पर बैठ गया, स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज को देखता रहा और अनजाने में निगल गया। उसकी चाची उसके बगल में बैठी थी। 1 मिनट रुको, पिताजी तुम्हें जूस पिलाएंगे।
ये राजेश का ताज़ा निचोड़ा हुआ तरबूज का रस है, जिसमें थोड़ी चीनी मिलाई गई है और इसे 5 मिनट के लिए ठंडा किया गया है। चलो खाते हैं। जैसे ही राजेश कपूर ने बोलना समाप्त किया, विहू ने सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक उठाई। ओह पापा, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विहू राजेश कपूर से अलग होने को लेकर सबसे ज्यादा अनिच्छुक है। पिताजी का खाना सचमुच स्वादिष्ट है न? ऋषित ने अपने पसंदीदा ब्रेस्ड चिकन का एक निवाला खाया। चारों खजानों को मांस खाना भी पसंद है, इसलिए राजेश जब भी मांस खरीदता है तो वह हमेशा चिकन बेली ही खरीदता है। और यह उच्च गुणवत्ता वाली चिकन बेली है। चाहे इसे तला जाए या किसी और तरीके से पकाया जाए, यह मोटी तो होती है लेकिन चिकनी नहीं। मैंने कुछ समय पहले बच्चों के लिए संरक्षित सब्जियों के साथ संरक्षित सब्जी ब्रेस्ड चिकन बनाया था और उन्होंने इसे खूब खाया। वाह, कितना स्वादिष्ट! राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ये बहुत स्वादिष्ट है और खाओ। मेरे पास वहाँ कुछ और है, आप बाद में कुछ ले जा सकते हैं। ऋषित ने हाथ हिलाते हुए कहा, एक ही समय पर खाना और कुछ लेना ठीक नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बस इसे अपने चाचा की ओर से एक उपहार के रूप में सोचो। ये सिर्फ कुछ ब्रेस्ड चिकन है, ज़्यादा मूल्य नहीं है। सभी ने भरपेट भोजन किया। आज बर्तन धोने की बारी किसकी है? तनु ने हाथ उठाया। पिताजी, अब मेरी बारी है। ऋषित ने तुरंत कहा, मैं आपके साथ नहाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। तनु ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। मेज साफ करने के बाद रसोई में केवल ऋषित और तनु ही बचे थे। दूसरा बच्चा अभी पर्याप्त लंबा नहीं है और उसे स्टूल पर खड़ा होना पड़ता है। तनु ने आस्तीन और गाउन पहना और कुशलता से बर्तन धोए। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि ऋषित असमंजस में था कि कहाँ से शुरू करे, और मुझे पता था कि उसने पहले कभी ये काम नहीं किया था। तुम जाओ खेलो, मैं इसे धो दूंगा। ऋषित ने बर्तन धोने पर जोर दिया। मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बर्तन साफ करो जो मैंने धोए हैं। कोई झाग नहीं। अच्छा। तनु अभी भी चिंतित थी और उसने याद दिलाया, देखो कि यह साफ है या नहीं। इसमें डिटर्जेंट की चिकनाई नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि आपका क्या आशय है। एक झटके से, हालांकि पहला कटोरा टूट गया था। शोर सुनकर सभी लोग देखने के लिए दौड़ पड़े। ऋषित ने घबराकर मलबा उठाने की कोशिश की, लेकिन राजेश कपूर ने उसे तुरंत रोक दिया। हिलना मत, अंकल आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऋषित का हाथ कट चुका था और खून बह रहा था। राजेश कपूर दोनों बच्चों को एक एक हाथ में लेकर रसोई से बाहर ले गए और फिर वाधवत को दवा का डिब्बा लाने के लिए ले गए। आंटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऋषित की ओर बहुत ही तिरस्कार भरे भाव से देखा। चारों खजांची थोड़ा घबराए हुए थे, विशेषकर दूसरा बच्चा, जो ऋषित को सांत्वना देने में बहुत अच्छा था। विहू ने ये भी कहा, डरो मत। मैं पहली बार बर्तन धो रहा था और हालांकि मेरी उंगलियां नहीं कटी, फिर भी गलती से एक कटोरा टूट गया। अभी ने उसे दिलासा दिया, जब तक व्यक्ति ठीक है, कटोरा बेकार है। डरो मत, हमारे घर पर प्राथमिक चिकित्सा किट है। जब ऋषित ने घाव से बहता खून देखा तो वह थोड़ा डर गया और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। राजेश कपूर ऋषित के घाव को कीटाणुरहित करने के लिए मेडिकल किट ले गए। घाव ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसे साफ करने के बाद उन्होंने बस बैंडेड लगा दिया। यद्यपि शुरुआत में बहुत अधिक रक्तस्राव होता है, लेकिन बाद में रक्तस्राव बंद हो जाता है। ऋषित शर्मिंदा हो गया और आत्मधिक्कारते हुए बोला, मुझे माफ करना अंकल, मैंने आपका कटोरा तोड़ दिया। कितना दयालु बच्चा है। राजेश कपूर ने प्यार से उसके बालों को छुआ। कोई बात नहीं, एक कटोरा कुछ नहीं है। ऋषित ने पलटकर तनु से माफी मांगी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तनु ने अपना सिर हिलाया, विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो कुछ भी नहीं है। राजेश कपूर ने रसोई साफ करने के बाद ब्रेस्ड चिकन पैक किया और ऋषित के लिए कुछ घर में बनी कुकीज और स्नैक्स भी पैक किए। 7 बज चुके हैं और लगभग अंधेरा हो गया है। ऋषित की चाची पहले से ही आग्रह कर रही थी, हमें वापस चलना चाहिए। राजेश कपूर ने बैग उसे देते हुए कहा, ये लो। आंटी ने एक नज़र डाली और कहा, इसकी कोई कीमत नहीं है, मैंने इसे खुद बनाया है। घर पहुंचकर मैं इसे ऋषित को चखने के लिए दूंगा। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं अगली बार उसके लिए भी कुछ बनाऊंगा। आंटी मुस्कुराई और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। ऋषित जाना नहीं चाहता था, वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखता था, रुकना चाहता था। अंत में वह चला गया।
कार में आंटी ने आह भरते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम बर्तन नहीं धो सकते, अब तुम क्या करोगे? ऋषित ने शांति से कहा, आप दूसरों का खाना खाकर कुछ नहीं कर सकते, है ना? आंटी ने पूछा, क्या ये सचमुच सिर्फ इसी के लिए है? ऋषित चुप हो गया, उसकी नज़र यात्री सीट पर पड़ी जेब पर पड़ी। यह क्या है? ये आपके 4 बच्चों के पिता की ओर से उपहार हैं। ये सब खाना है। ऋषित ने उसे खोला और गिनती की तो पाया कि उसमें 6 स्वादिष्ट व्यंजन थे। चाचा का खाना सचमुच स्वादिष्ट है। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। ऋषित ने स्नैक्स का डिब्बा खोला और एक निवाला खाया। वाह, बहुत स्वादिष्ट। आंटी मुस्कुराईं। ऋषित ने इन्हें सावधानी से रख दिया। मेरी माँ कब वापस आएंगी? मैंने फ़ोन करके पूछा, 10 बज गए हैं। ओह, ऋषित ने बाहर देखा और राजेश कपूर के घर की हलचल को याद करके ईर्ष्या महसूस की। तनु ने ऋषित को बुलाया। ऋषित, मैं तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ कि अपनी घायल उंगली को गीला मत करना। धन्यवाद, मैं समझ गया। अच्छा, आओ और अक्सर खेलें। हम सबको बहुत मज़ा आया। मैं भी। मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ के साथ वीडियो चैट करने जा रहा हूँ। अच्छा, हर रात राजेश मीरा शर्मा और रिया के साथ वीडियो चैट करते थे। मीरा शर्मा को पता चला कि ऋषित आज उनके घर आया हुआ है और यह भी पता चला कि ऋषित घायल हो गया है। मैं कुछ दिनों में ऋषित को फ़ोन करूँगी, ये देखने के लिए कि वह ठीक हो गया है या नहीं। तनु ने भारी स्वर में सिर हिलाया, उसे लगा कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। आखिरकार वह बर्तन धोने में मेरी मदद कर रहा था और उसकी उंगली कट गई, इसलिए मुझे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। लेकिन राजेश और मीरा शर्मा द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद तनु का मूड बेहतर हो गया। स्वयं को दोष देने में कम रुचि लें। रिया के प्रदर्शन का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। 3 दिनों तक आयोजित किया गया। यदि कल उनके पास करने को कुछ नहीं है तो वे निकल सकते हैं। रिया, तनु और अन्य लोगों से मिलने के विचार से हम सभी बहुत उत्साहित थे। रात के 10 बजे राजेश कपूर एक किताब पढ़ रहे थे जब जतिन कपूर ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया। हे भगवान, मिस्टर कपूर, मैं सचमुच आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजेश हैरान था, किस बात के लिए शुक्रिया? आपको शायद अंदाज़ा न हो, लेकिन शौर्य वापस आने के बाद से बिल्कुल बदल गई है। वह घर के कामों में मदद करती है, पढ़ाई करना पसंद करती है और अब बहुत कम ही बाहर जाती है। राजेश कपूर हैरान थे, आप मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? शायद जिया वाधवा को समझ आ गया होगा। उसने सोचा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। पहली बात तो ये कि मैंने शौर्य के साथ दिल से दिल की बात नहीं की, और दूसरी बात, मैंने उन बड़े सिद्धांतों के बारे में बात नहीं की। मैंने उससे बस कुछ घरेलू काम करने और मेरे साथ घुड़सवारी करने को कहा। जतिन कपूर के स्वर में बहुत राहत थी। हो सकता है, पर अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ ज्ञान मिला है तो वो आपकी बदौलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इसे इस तरह से कहते हैं, आप जो भी खाना चाहें मैं आपको खिलाऊंगा। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, मैं अगले कुछ दिनों में विदेश जा रहा हूँ, कृपया वापस आने पर मुझे भोजन कराइएगा। जतिन कपूर को भी पता था कि रिया प्रतिस्पर्धा करने जा रही है और वह खुद को दोषी मानने से खुद को नहीं रोक सका। तुमने कहा था कि मैं कुछ समय से मुंबई में हूँ और तुम्हारे चाचा होने के नाते मैं कभी रिया का प्रदर्शन देखने नहीं गया। मुझे सचमुच थोड़ा अपराध बोध हो रहा है। राजेश कपूर बोले, नहीं गए तो नहीं गए। अगर आप वाधवत गए तो आपके कारोबार का क्या होगा? हमें वापस आने में कई दिन लग जाएंगे। कुल मिलाकर आगे पीछे जाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग गया। जहां तक जतिन कपूर का सवाल है तो यह अजीब बात होगी यदि वह 1 सप्ताह तक स्टोर की देखभाल नहीं करने पर सहमत हो जाएं। जब मैं बात कर रहा था तो मुझे शौर्य की आवाज़ सुनाई दी। पिताजी, आप सो नहीं रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे चाचा राजेश कपूर से बात कर रहा हूँ। वे कल विदेश जा रहे हैं। क्या तुम जाना चाहोगे? पिताजी पैसे देंगे। शौर्य थोड़ा उलझन में था। विदेश जा रहे हो? मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। जतिन कपूर ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इसका इंतज़ाम किया है, कहा है कि यह काम आ सकता है। क्या तुम जाना चाहोगे? जिया वाधवा ने भौहें चढ़ाईं, क्या यह अंकल के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी? राजेश कपूर की आवाज़ आई, कोई बात नहीं, अगर शौर्य जाना चाहता है तो साथ चलते हैं। मैं अभी टिकट लेने ही वाला हूँ। जतिन कपूर कृतज्ञता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। धन्यवाद श्री कपूर, मैं बाद में आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा।
इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति के लिए इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता। तुम्हें अभी भी ये देना होगा। फ़ोन रखने के बाद जतिन कपूर ने अपने बेटे से जल्दी से अपना सामान पैक करने को कहा। शौर्य पहली बार विदेश जा रहा है और मैं इसके बारे में सोचकर ही बहुत उत्साहित हूँ। जतिन कपूर ने अपने बेटे की सामान पैक करने की देखरेख की और राजेश कपूर के बैंक खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। राजेश के लिए ये थोड़े से पैसे कुछ भी नहीं हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये फ़ायदा उठाने से कैसे अलग है। मैंने इसे व्हाट्सएप पर भेज दिया, इस डर से कि राजेश इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे 24 घंटे के भीतर वापस कर दिया। जतिन कपूर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा यह मौका गंवा दे। तुम्हारे चाचा ने कहा कि कल सुबह 10 बजे की उड़ान है, इसलिए हमें 9 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा और 8 बजे निकलना होगा। तो जल्दी करो और सामान बांधो और सो जाओ। अरे, क्या बाल कटवाने का समय नहीं हो गया? पहले तुम सफाई कर लो, मैं तुम्हारी माँ को जगा दूंगा। शौर्य, शालिनी कपूर अपने छोटे बेटे को कहानी सुना रही थीं, तभी वह अचानक सो गईं। पत्नी, पत्नी, शालिनी कपूर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ पतिदेव? उठो, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जतिन कपूर बहुत गंभीर लग रहे थे, या उनका लहजा बहुत गंभीर था, लेकिन शालिनी कपूर चौंक कर उठ गईं। क्या शौर्य फिर से इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए बाहर निकल गया? ये छोटा सा बदमाश अभी कुछ दिन से शांत है और इसकी पुरानी समस्या फिर से वापस आ गई है। जतिन कपूर ने जल्दी से अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, नहीं, उत्साहित मत होइए, मैं बस यही चाहता हूं कि आप शौर्य के बाल काट दें। शालिनी कपूर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या बकवास है? बाल काट रहे हो? क्यों, पागल हो क्या? अफसोस, मेरी पत्नी का गुस्सा दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। बकवास बंद करो, मेरा बेटा कल राजेश के साथ विदेश जा रहा है। जाओ अपने बाल बनवा लो। विदेश जा रहे हो? ये कब हुआ? मैंने 5 मिनट पहले अचानक ये निर्णय लिया। शालिनी कपूर ने कुछ और नहीं कहा। अपनी सांस रोककर वह बाद में जतिन कपूर को सजा देने का इंतजार कर रही थी। शालिनी कपूर, आप नाई कैसे बनी? ये कहानी शौर्य के छोटे भाई क्रिश से शुरू होती है। अभी की तरह क्रिश को भी बचपन से ही बाल कटवाना पसंद नहीं था। नाई की दुकान जाना उसके लिए मौत की सज़ा जैसा है। मैंने ली जेन का उदाहरण अपनाया, एक हेयर क्लिपर खरीदा और अपने बाल खुद ही काट लिए। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, तो छोटे बाल कटाना ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी हुई और उसने सड़क पर तरह तरह के हेयर स्टाइल देखे तो शालिनी कपूर को लगा कि यह ठीक नहीं है। हमें भी हेयर स्टाइल बनाना होगा। इसलिए मैंने धीरे धीरे इसे समझ लिया और एक अधूरा नाई बन गया। वैसे भी यहाँ बहुत कम हेयर स्टाइल हैं और मुझे रहस्यमय तरीके से पूरा विश्वास है कि बाहर के हेयर ड्रेसर मेरे जितने अच्छे नहीं हैं। तो इस विश्वास के साथ अगला निशाना जतिन कपूर है। आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे हैं। थोड़ा बदसूरत होने में क्या बुराई है? क्या आपके मन में कुछ और भी ख्याल आते हैं? मैंने अभी अभी कहा था कि मेरे बाल बदसूरत हैं और तुमने मुझे बहुत डांटा। ठीक है, ठीक है, तुम इन्हें काट सकती हो जो चाहो। ठीक इसी तरह जतिन कपूर को अभ्यास का लक्ष्य बनाकर शालिनी कपूर ने अपना ध्यान शौर्य पर केंद्रित कर दिया। जतिन कपूर के मामले में शौर्य अभी भी शालिनी कपूर पर बहुत विश्वास करता है। शालिनी कपूर ने अपना सामान बाहर निकाला और देखा कि उनके बेटे ने पहले ही उसे पैक कर दिया था। आओ, मम्मी तुम्हारे बाल काट देंगी। स्नैप स्नैप, ये छंटनी की गई है। शौर्य सुंदर है, कुरूप नहीं, लेकिन आप उनकी तुलना राजेश कपूर जैसे व्यक्ति से नहीं कर सकते जिन्हें तुरंत कुचल दिया जाएगा। शौर्य अभी भी बहुत संतुष्ट था और वाधवत ने स्नान करने का निश्चय किया। साफ सफाई करो और सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें फ़ोन करूंगा। शालिनी कपूर अब संभली और बोली, आप विदेश क्यों जाना चाहते हैं? जतिन कपूर ने कहा, स्वाभाविक बात है, जाहिर है वह दुनिया देखना चाहता है। देखो, राजेश कपूर के साथ रहते हुए शौर्य कितना बदल गया है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा, मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन शौर्य और रेमंड को एक साथ अधिक समय बिताने देना निश्चित रूप से सही बात है। शालिनी कपूर ने सिर हिलाया। जियाओ वाधवा अभी जूनियर हाई स्कूल में है। अब समय आ गया है कि वह अपनी समझ बढ़ाए। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और उनके विचार अलग हैं। यह विचार जतिन कपूर के इस विचार से मेल खाता है, ये सही है। देखो, मैं अभी नहीं जा सकती।
मुझे चिंता है कि तुम सारा दिन क्रिश को अपने साथ ले जाओगी और तुम तीनों विदेश चली जाओगी। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। जतिन कपूर ने भी यही सोचा। तो शौर्य को दुनिया दिखाने का यह अच्छा मौका है। शालिनी कपूर ने जम्हाई लेते हुए कहा, मैं कल मिस को एयरपोर्ट ले जाऊंगी। काम खत्म होने के बाद आप जल्दी सो जाना। ठीक है, मेरे पास अभी भी कुछ समय है, पहले तुम सो जाओ। अगले दिन शालिनी कपूर ने इस बात का फायदा उठाया कि छोटा बेटा अभी भी सो रहा था। जाते समय उन्होंने जतिन कपूर से बच्चों की देखभाल करने को कहा और हवाई अड्डे तक गाड़ी चला कर गए। शौर्य ने अपने जीवन में कभी हवाई जहाज में सफ़र नहीं किया है और यह पहली बार है जब वह विदेश यात्रा कर रहे हैं। मैं कल रात काफ़ी देर तक उत्साहित था, लेकिन चिंता और थोड़ी घबराहट के साथ सो गया। राजेश कपूर का परिवार पहले से ही हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा था और उन्हें टिकट लेने के लिए शौर्य की आईडी की आवश्यकता थी। शालिनी कपूर अपने छोटे बेटे की चिंता में थी, इसलिए वे शौर्य को राजेश कपूर के पास ले गईं। उसे कुछ विस्तृत निर्देश देकर वे जल्दी से वापस लौट आईं। बॉस लिन, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। अगर वह आपकी बात नहीं सुनता तो आप इस लड़के को जितना चाहें डांट सकते हैं, लेकिन मैं बाद में उससे निपट लूँगा। मैं पहले जा रही हूँ। जियाजुन को 9 बजे के बाद दुकान जाना है, इसलिए मुझे छोटे बच्चे की देखभाल के लिए वापस जाना होगा। शालिनी कपूर को वहां तक गाड़ी से जाने में लगभग 50 मिनट लगते हैं और आने जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं, इसलिए वह समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करती। राजेश कपूर वधावत ने टिकट प्राप्त किया। वधावत ने कई प्रक्रियाओं को पूरा किया और विमान में सवार हुए। ये देखकर कि शौर्य को नींद नहीं आ रही है, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उड़ान काफ़ी लंबी है, लगभग 10 घंटे की, इसलिए तुम विमान में थोड़ी नींद ले सकते हो। उड़ान के समय और समय के अंतर के कारण जब राजेश कपूर और उनके दोस्त वहां पहुंचे तो वहां पहले से ही रात हो चुकी थी। आप अच्छी नींद ले सकते हैं। राजेश कपूर ने प्रथम श्रेणी की सीटें खरीदी, जो बहुत आरामदायक थीं। इससे 10 घंटे की उड़ान भी कम असहनीय लगेगी। हवाई जहाज का खाना स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी राजेश कपूर को उसे खाने के लिए उनकी निगरानी करनी पड़ी। आखिरकार यह कोई छोटी उड़ान नहीं है। अंततः 11 घंटे की उड़ान के बाद समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। होटल की गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। राजेश कपूर गाड़ी में चढ़े और ड्राइवर से धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा में बात की। ड्राइवर ने भी उनके आगमन का स्वागत करने के लिए उन्हें गुलाब के फूल दिए। बाहर रात बहुत मनमोहक है। अभी सुबह के 2 बज चुके हैं और सड़कों पर बहुत कम लोग हैं, केवल चमकदार नियॉन लाइटें हैं। कुछ ही दूरी पर आप चमचमाता एफिल टावर देख सकते हैं। होटल पर पहुंचे। स्टाफ ने कमरे का कार्ड शौर्य को दिया, जो राजेश कपूर के समान मंजिल पर रहता था। राजेश कपूर ने अपनी धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हुए स्टाफ से कुछ खाना तैयार करने और उसे शौर्य और उसके कमरे में भेजने को कहा। मीरा शर्मा वाधावत ने वहां पहले से ही एक डबल रूम बुक करा रखा था। राजेश के आने के बाद हमने फैमिली स्वीट में शिफ्ट कर लिया। राजेश कपूर घबराए और थके हुए बच्चों को कमरे में ले आए। मीरा शर्मा जाग गईं और शौर्य सहित दंपति ने बच्चों को सामान पैक कर दिया। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से फुसफुसाते हुए कहा, पत्नी, मैं पहले शौर्य को उसके कमरे में ले जाऊंगा। अच्छा। शौर्य का कमरा ढूंढने के बाद राजेश ने कहा, कोई जल्द ही खाना पहुंचाने आ रहा है। कोई सवाल हो तो मुझे फ़ोन कर देना। जियाओ वाधवा ने सिर हिलाया, ठीक है अंकल, आपको भी जल्द ही वापस जाना चाहिए। जब वह बोल रहे थे तभी एक कर्मचारी भोजन की गाड़ी धकेलता हुआ आया। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आपको कमरा नंबर 8019 दे दिया गया है? कर्मचारी, अभी नहीं, मुझे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी यहीं खा लूँगा। राजेश कपूर वाधवत के वापस आने से पहले दोनों ने सादा भोजन किया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मीरा शर्मा की आकृति को आते देखा, जिसे देखकर राजेश कपूर डर गए। प्रिय, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मैंने शौर्य के कमरे में खाना खाया था। अगली सुबह जब बच्चे जागे तो उन्होंने पाया कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। कल रात जो कुछ हुआ वह इतना धुंधला है कि मुझे ज़्यादा याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं राजेश कपूर के पीछे पीछे कार में बैठ गया था और कुछ भी याद नहीं है। रिया ने अपनी आंखें ढक लीं और जब उसने आंखें खोलीं तो विहू और अन्य लोगों को देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। तुम लोग यहाँ हो? हाँ,
अच्छी नींद के बाद बच्चों का मनोबल पुनः लौट आया और वे पुनः ऊर्जा से भर गए। राजेश कपूर समय पर उठे, आखिरकार वे एक व्यवस्थित व्यक्ति थे। रिया मेहरा और मैक्स दूसरे कमरे में थे। राजेश ने शियाओ वाधवा को संदेश भेजा कि वह कुछ खाना खरीदने जा रहा है और बाद में उसे लाकर देगा। उसे कमरे में ही रहने दो और बाहर मत जाओ। आखिरकार ये फ्रांस है और यहाँ बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच है। पिछले कुछ वर्षों में राजेश से कुछ फ्रेंच भाषा सीखने के कारण मीरा शर्मा अब अन्य बच्चों के साथ सरल तरीके से बातचीत कर सकती हैं। मोटे तौर पर समझें कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, अन्यथा ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। राजेश कपूर वाधवत होटल के बाहर बैंक में गए, पैसे बदले और फिर अपनी पत्नी और बच्चों को नाश्ता कराने ले गए। खैर, समय बिल्कुल सही है। वे नाश्ता नहीं करते, इसलिए वे इस समय खाना शुरू करते हैं। आसपास के रेस्तरां बहुत विचारशील हैं और उन्होंने विदेशी पर्यटकों के लिए चित्रयुक्त मेनू तैयार किया है। खैर, ये सभी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें बच्चे खाना पसंद करते हैं। नाश्ते के बाद मैं शौर्य के लिए कुछ खाना लाया और आज के कार्यक्रम की योजना बनाने लगा। तीनों खजाने लगभग तैयार हैं, इसलिए आप प्रदर्शन से पहले आराम कर सकते हैं और कुछ मजा कर सकते हैं। राजेश ने दिन में लूवर जाने और फिर नाव की सवारी करके वापस आने की योजना बनाई। तो तैयार हो जाओ, यहाँ का मौसम मुंबई से ज़्यादा अलग नहीं है। दुनिया के शीर्ष 4 संग्रहालयों में जाने के विचार से हर कोई उत्साहित था। वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे। संग्रहालय में बहुत सारा संग्रह है और इसके लगभग सभी 6 प्रदर्शनी हॉल केवल सोमवार और बुधवार को ही खुले रहते हैं। संग्रहालय बाकी 4 दिनों में बारी बारी से खुला रहता है और रविवार को केवल आधा खुला रहता है। प्रदर्शित वस्तुएं कुल संग्रह का केवल 1/3990 हिस्सा हैं। और आज तो बुधवार है। शौर्य ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस जगह को जानता हूँ। यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई थी और उसमें लिखा है कि वहाँ एक मैरी है। राजेश पास आए और बोले, मुझे पता है, ये द कोर्ट का फिल्मांकन स्थान है। जब मैं पहले संग्रहालय में गया था तो वहाँ युवा लोग अंशकालिक रूप से काम कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि यह यहाँ उपलब्ध है या नहीं। राजेश कपूर को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। जियाओ वाधवा, यूशी, बच्चों पर नज़र रखना। मैं टिकट खरीदने जा रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग थे, इसलिए टिकट खरीद कर बाहर आने पर राजेश कपूर ने राहत की सांस ली। जब मैंने देखा कि पिरामिड स्क्वायर का प्रवेश द्वार पहले से ही लोगों से भरा हुआ है तो मेरी भौहें तन गईं। इसी समय एक युवक वहां आया। नमस्ते, क्या आपको मदद चाहिए? अंग्रेजी बोलते हैं। राजेश कपूर ने धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा में पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दूसरे पक्ष को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि राजेश कपूर की फ्रेंच भाषा बिना किसी उच्चारण के इतनी उत्तम होगी, इसलिए वह अपने रवैये को सुधारने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैं आपका मार्गदर्शक बन सकता हूँ। ये रही मेरी आईडी, लेकिन आपको मेरे लिए टिकट खरीदना होगा और मेरा खर्चा भी देना होगा। राजेश कपूर दूसरे पक्ष को यह आभास नहीं देना चाहते थे कि उनसे बात करना आसान है। कितना? दरअसल राजेश के लिए कीमत कोई मायने नहीं रखती। तुलना के बिना हम यह नहीं जान पाते कि दूसरा पक्ष अत्यधिक कीमत मांग रहा है या नहीं। राजेश का एक अलग ही आभा मंडल है। युवक ने होंठ भींचे और कीमत बताए। ये देखकर कि राजेश कपूर कुछ नहीं बोले, उन्होंने फिर से कीमत कम कर दी। इससे कम नहीं हो सकता, ये कीमत पहले से ही बहुत कम है। राजेश कपूर को दूसरे पक्ष की व्यावसायिकता पर थोड़ा संदेह हुआ और उस युवक ने जल्दी से अपनी जेब से अपना छात्र पहचान पत्र निकाल लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है और बहुत कुछ जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने देश की भाषा जानते हों। युवक ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, वह न केवल इतिहास सीख रहा है बल्कि भाषाएं भी सीख रहा है। जब वह बोलता था तो उसमें प्लास्टिक जैसी गंध आती थी, लेकिन मैं उसकी बात समझ सकता था। राजेश कपूर आखिरकार मान गए। अगर उन्हें संतुष्टि न हो तो वे किसी और दिन आकर किसी पेशेवर कमेंटेटर को नियुक्त कर सकते हैं। राजेश कपूर ने उसे पैसे दिए और उसे स्वयं टिकट खरीदने के लिए कतार में लगने दिया। आओ, मेरे पीछे आओ। युवक ने राजेश कपूर और कुछ अन्य लोगों को अपने साथ ले लिया। मीरा शर्मा थोड़ी चिंतित थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं उनकी मुलाकात किसी बुरे आदमी से तो नहीं हो गई। राजेश कपूर भी थोड़ा घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, सब ठीक है।
परिवार उस युवक का पीछा करते हुए लायंस गेट प्रवेश द्वार तक गया और पाया कि वहां केवल कुछ ही लोग कतार में खड़े थे। युवक ने समझाया, आप विदेशी पर्यटक आमतौर पर इस जगह के बारे में नहीं जानते। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है और आप आमतौर पर इसे ढूंढ नहीं पाते। अपने टिकटों की जांच के बाद हम लूव्र पहुंचे, युवक ने परिचित स्वर में कहा, इस तरफ। उन्होंने राजेश कपूर को आगे ले जाते हुए बताया, हमारे 6 प्रमुख प्रदर्शनी केंद्र हैं: कला संग्रहालय, खजाना संग्रहालय, चित्रकला संग्रहालय और मूर्तिकला संग्रहालय। पेंटिंग गैलरी में सबसे ज्यादा प्रदर्शनियां हैं और यह सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। आप सिर्फ 1 या 2 दिनों में सभी दुर्लभ खजानों की सराहना नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप ये सब एक साथ देखना चाहते हैं तो मैं आपको मुख्य चित्रों जैसे वीनस और मोनालिसा के पास ले चलूंगा। वहां पहुंचने के बाद राजेश कपूर का परिवार, जिसमें शियाओ वाधवा भी शामिल थे, सभी उस जगह को देखकर हैरान रह गए। कोई जरूरत नहीं, बस सामान्य रूप से आओ, युवक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। उसने देखा कि विहू बहुत उत्सुक था और शायद ये पूछना चाहता था कि क्या वे चौगुनी संतानें हैं। उसकी आंखों में गपशप साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कही गई। उनका पेशेवर ज्ञान वाकई बहुत मजबूत है। कभी कभी जब वे राजेश से इतिहास के बारे में बात करते तो उन्हें हैरानी होती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये जानते होंगे। आप जानते हैं, यह लोकप्रिय ज्ञान है। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, मुझे पढ़ना पसंद है। तनु ने फ्रेंच में कहा, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। ये पहली बार था जब युवक ने बच्चों को फ्रेंच बोलते सुना। हाँ, आपके पिताजी अद्भुत हैं। आप बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते हैं। क्या आप, ओह, 4 जुड़वा हैं? तनु ने सिर हिलाया, जरूर, देखो हम कितने एक जैसे दिखते हैं। युवक ने कुछ सेकंड के लिए अपना मुंह खोला और फिर आश्चर्य को निगल लिया। हाँ, आप बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। डेनोंग मंडप की मोनालिसा, डालू सीढ़ियों के शीर्ष पर विजय की देवी, और हॉल 36 में वीनस। इन खजानों को अवश्य देखना चाहिए। इसके ऊपर एक विशाल तैलचित्र भी है और चित्र के सामने पहले की तरह बहुत से लोग खड़े हैं। राजेश कपूर ने बच्चों को एक एक करके आगे बढ़ाया और बारी बारी से इसे देखने को कहा। कभी कभी वे सिर्फ मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन युवाओं की व्याख्याएं बहुत ही जीवंत और दिलचस्प होती हैं। चारों बच्चों को ये बहुत पसंद आया और वे सभी इससे मोहित हो गए। आप यहाँ पूरा दिन बिता सकते हैं और हर काम का विस्तार से परिचय देना असंभव होगा। राजेश और उसके दोस्त बिल्कुल सही समय पर आए। बुधवार रात को देर रात तक शो था और वे लगभग 10 बजे तक खेल सकते थे। ये देखकर कि सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, हमने देर तक खेलने का निर्णय लिया। युवक एक चंचल व्यक्ति है और उसने बच्चों को खेलने के लिए ले जाने योग्य कई स्थानों का उल्लेख किया। लूवर संग्रहालय के भ्रमण के एक आनंददायक दिन के बाद राजेश ने दूसरे व्यक्ति का फोन नंबर छोड़ा और पूछा, क्या आप कल फ्री हैं? बेशक, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। युवक ने समय देखा, अभी सिर्फ 9 बजे थे। आप नाव की सैर कर सकते हैं। नाव पर खाना मिलता है और दोनों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। राजेश कपूर ने दूसरे पक्ष को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं? यह मेरा पहला मौका है और मुझे एक गाइड की आवश्यकता है। बिल्कुल, उन्होंने एक महंगी नाव किराए पर ली। क्यों? क्योंकि वहाँ का खाना पीना अच्छा है। राजेश चाहते हैं कि बच्चे भी अच्छा खाएं। डेक पर सभी लोग विशेष व्यंजनों का आनंद लेने के लिए बैठ गए। युवक ने खाना खाते हुए समझाया, ये शहर के केंद्र से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसके दोनों ओर कई प्रसिद्ध इमारतें स्थित हैं। उत्तरी तट, जिसे राइट बैंक के नाम से जाना जाता है, वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र है। दक्षिणी तट, जिसे लेफ्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध कॉफी की दुकानों का घर है और कलात्मक वातावरण से भरपूर है। इस पर कई पुल हैं, जिनमें से सबसे शानदार और भव्य अलेक्जेंडर तृतीय ब्रिज है। रात के समय यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है। विहू को छोड़कर सभी बच्चों ने जलदमरुमध्य के दोनों ओर के वास्तुशिल्प परिदृश्यों की प्रशंसा करने के लिए अपना खाना छोड़ दिया। बेशक, इससे विहू के दृश्य प्रभावित नहीं होते। पूरे दिन घूमने के बाद सभी लोग थक गए थे और युवा टूर गाइड ने फोन करके इशारा किया, मैं कल सुबह 10 बजे यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तब मिलते हैं। अच्छा, उन्होंने चारों बच्चों को फिर से अलविदा कहा। अलविदा, तुम बहुत सुंदर और प्यारे हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघल गया है। शुभ रात्रि छोटे स्वर्गदूतों।
जैसा कि फ्रांस से उम्मीद थी, होटल पहुंचने के बाद बच्चा नहाया और बिस्तर पर सो गया। मीरा शर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्रिय, बच्चों ने आज ज्यादा कुछ नहीं खाया। राजेश कपूर भी परेशान हो गए, पहले आप आराम करें, मैं होटल में जाकर बात करता हूं और देखता हूं कि क्या मैं रसोई से बच्चे के लिए कुछ बना सकता हूं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। पैसे की मदद से राजेश कपूर ने बच्चों के लिए खाना बनाने की होटल से जल्दी ही सहमति ले ली। मुझे नहीं पता कि रिया मेहरा और मैक्स पिछले कुछ दिनों से कहाँ चले गए हैं। मुझे डर है कि अगर मैं प्रतियोगिता के दिन होटल वापस जाऊंगा तो मैं अन्य कामों में व्यस्त हो जाऊंगा। दूसरा पहलू, शौर्य ने जतिन कपूर को बुलाया। समय में 7 घंटे का अंतर है, इसलिए वहां अभी भी दोपहर ही है। जतिन कपूर एक क्षण के लिए झपकी ले लिए, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे का ऊर्जावान चेहरा देखा तो वे तुरंत खुश हो गए। आज क्या क्या किया? शौर्या ने आज जो कुछ देखा और सुना उसे बड़े ही सजीवता से बताया और जतिन कपूर उससे बहुत प्रभावित हुए। बुरा नहीं है बेटा, तुम्हारे पिताजी अब तक सबसे दूर थाईलैंड गए हैं। कैसा रहा? क्या आज तुम्हें मजा आया? शौर्य ने भारी स्वर में सिर हिलाया, बहुत खुश हूँ। अनजाने में ही वह जतिन कपूर से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने लगे। पहले मुझे इतिहास और भूगोल पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे वे बहुत दिलचस्प लगते हैं। जतिन कपूर ने अपने बेटे को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तो फिर खूब मेहनत से पढ़ाई करो, इससे तुम और अधिक सीखोगे और तुम्हारा क्षितिज व्यापक होगा। शौर्य ने फिर नाव यात्रा के बारे में बताया, पिताजी, दोनों तरफ का दृश्य वाकई बहुत सुंदर है। जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मैं तुम्हें यहाँ खेलने के लिए लाऊंगा। जतिन कपूर ने जोर से जवाब दिया, ठीक है, आपने कहा, भूलना मत। शौर्य मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं भूलूंगा। शौर्य का सामाजिक दायरा बहुत छोटा है। गेम खेलने, फोन पर वीडियो देखने और स्कूल जाने के अलावा उनका मानना था कि यही उनका जीवन और उनकी अपनी दुनिया है। वैसे भी मेरे परिवार के पास एक घर, एक कार और बचत है, इसलिए मेरा भविष्य बहुत बुरा नहीं होगा। कम से कम मुझे घर खरीदने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बुरी बात तो ये हो सकती है कि भविष्य में मेरी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। वापस आओ और एक छोटी सी दुकान खोलो, बस इतना ही, जब तक मैं भूख से नहीं मरता। ये शौर्य के दिल में छिपी जिंदगी की सबसे बुरी योजना है। इसलिए वह शैक्षणिक प्रदर्शन की परवाह नहीं करता। आखिरकार उसके पास एक रास्ता है। लेकिन शौर्य तो युवा है और उसने बहुत कम अनुभव देखा है। लोगों को हमेशा बदलाव की जरूरत होती है। अगली सुबह जल्दी राजेश कपूर वाधवत होटल की रसोई में गए और बच्चों के लिए दलिया और अन्य व्यंजन बनाए। सुबह सुबह गरम दलिया खाकर बच्चे बहुत संतुष्ट थे। उस दिन वह युवक उन्हें एफिल टावर दिखाने ले गया, जो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सभी दंग रह गए। यहाँ रात में और भी अधिक सुंदर दृश्य होता है, जब पूरा टावर चमक रहा होता है। युवक ने राजेश की ओर फिर से देखा और फुसफुसाया, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हम चैम्प्स एलिसीज जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे लग्जरी ब्रांड हैं। आखिरकार महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो उन्हें खरीदारी करना बहुत पसंद होता है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास पैसे हैं, तो फिर चलें। युवक ने इसका परिचय देते हुए कहा, ये पूर्व में प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड से लेकर पश्चिम में प्लेस चार्ल्स डी गॉल, जिसे आर्क डी ट्रायम्फ भी कहा जाता है, तक फैला हुआ है। ये सभी मार्गों की रानी है। चैम्प्स एलिसीज को प्लेस डू डॉट को विभाजन रेखा मानकर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्वी भाग में प्राकृतिक दृश्य छाए हुए हैं, दोनों तरफ अंग्रेजी शैली के समतल लॉन हैं, जो हमें फ्रांसीसी प्लेन वृक्षों के नीचे टहलने का मौका देते हैं। ये बहुत ही काव्यात्मक और मनोरम है। पश्चिमी भाग वाणिज्यिक जिला है, जहां विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों की चकाचौंध भरी श्रृंखला है, जो इस सड़क को प्रसिद्ध बनाती है। अब सूरज चमक रहा है, चलो चलें। ये सचमुच विलासिता की सड़क है, जहां हर जगह विलासिता की वस्तुएं मौजूद हैं। लड़कों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तनु और रिया को है। तनु एक आभूषण डिजाइनर बनने की इच्छा रखती है और जहां भी आभूषण है वह वहां मौजूद है। रिया भी एक लड़की है, चाहे वो कितनी भी बौद्ध क्यों न हो, उसे भी वो चमकदार और आकर्षक चीजें पसंद हैं। मीरा शर्मा को कपड़े खरीदने में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन वह दोनों माताओं के लिए कुछ खरीदना चाहती थीं। लता शर्मा पतली हैं और सुनीता कपूर थोड़ी मोटी हैं, इसलिए उन्होंने दोनों के लिए एक एक कोट चुना। मैंने राजेश के लिए एक और खरीदा और उसे यंग पीपल्स स्टोर से कुछ टैग सामान भी दिया।
युवक ने कुछ खुश होते हुए कहा, वाह, मुझे ये पसंद है। मुझे खेद है कि आप लोगों ने इस पर पैसा खर्च किया। टैग का डिज़ाइन बहुत अनोखा है और आकार अतिरंजित है, जो उस पर बहुत सूट करता है। फिर मैं देखने के लिए आभूषण की दुकान पर गया। चारों खजाने काउंटर के सामने धीरे धीरे आगे बढ़े, उनकी नज़रें प्रदर्शित आभूषणों और हीरों पर टिकी थीं। शौर्य सहित सभी लड़के सोफे पर बैठकर पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। राजेश कपूर बैठ गए और युवक ने मुंह बनाते हुए कहा, शायद हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। औरतों की शॉपिंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। चल दर, राजेश कपूर ने पूछा, कोई पसंद नहीं? वह कैसे संभव है? काश मैं पूरी दुकान खरीद पाता, लेकिन खरीदारी के लिए अभी भी तर्कसंगतता की आवश्यकता है, मीरा शर्मा ने याद करते हुए कहा। उनके पास पहले से ही बहुत सारे आभूषण हैं, अब और अधिक पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर वह इसे खरीदना चाहती है तो यह ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसे पहली नज़र में पसंद आ जाए। अगली दुकान। मीरा शर्मा को एक साधारण शैली और बहुत ही सुंदर कीमत के साथ मिलान आभूषण के एक सेट से प्यार हो गया। ये सेट आवागमन, कक्षाओं में भाग लेने और समारोहों के लिए एकदम उपयुक्त है। ये डिज़ाइन वास्तव में अद्वितीय और बहुत विचारशील है। ये कहा जा सकता है कि यह पहली नज़र का प्यार था। मीरा शर्मा की आंखें चमक उठीं। पति पति राजेश कपूर ने क्लर्क से इसे लपेटने को कहा और पूछा, क्या आपको कुछ और पसंद है? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, नहीं धन्यवाद पतिदेव। राजेश कपूर ने तनु और रिया की ओर देखा, क्या तुम्हें हमारी दोनों छोटी राजकुमारियां पसंद हैं? तनु ने अपने होंठ भींचे और कहा, ये चीज़ें बड़ों को पसंद आती हैं, मुझे ये पसंद नहीं। मैं बस इन्हें देखूंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पापा मेरे लिए इन्हें खरीदेंगे। रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे मेरी माँ का स्टाइल पसंद है। जैसा कि माँ और बेटी से अपेक्षा की जाती है, उनका दृष्टिकोण एक जैसा है। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे बाद में साथ में पहनते हैं। रिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक बार देख लूंगी, फिर अपने लिए भी एक बना लूंगी। युवक ने कीमत पर नज़र डाली और सिहर उठा। आभूषण की दुकानों में सांचों पर लटकाई गई वस्तुओं की कीमतें आमतौर पर सस्ती नहीं होती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह परिवार इतना अमीर होगा। मैंने वास्तव में पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। शौर्य ने एक ऐसी अंगूठी चुनी जो सस्ती थी और जिसका स्टाइल भी अच्छा था। चाचा, इसकी कीमत कितनी है? राजेश कपूर देखने आए और बोले, 32,000। शौर्य के पास कुछ निजी पैसे हैं और हर साल छुट्टियों और जन्मदिन पर परिवार के दोनों तरफ के उसके दादा दादी उसे कुछ लाल लिफाफे देते हैं। जतिन कपूर ने बहुत पैसा कमाया और अपने पैसे के साथ उदार थे। उन्होंने सारा पैसा अपने पास रख लिया और उसे हाथ भी नहीं लगाया। मुख्यतः वह फिक्स्ड डिपॉजिट में था और बैंक कार्ड शालिनी कपूर के पास था। वह कभी भी बच्चों का पैसा अपने लिए नहीं लेती थी। मैं सोच रहा हूं कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे इसका इस्तेमाल खुद करना सिखाऊंगा। इसलिए वह जानता है कि कार्ड में कितना पैसा है। एक अंगूठी के लिए 32,000 बहुत महंगी, लेकिन वह अपनी माँ के लिए भी एक खरीदना चाहता है। अंततः शौर्य ने दांत पीसकर उसे खरीद लिया। चाचा, क्या आप मुझे इसके भुगतान में मदद कर सकते हैं? मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। राजेश को कोई आपत्ति नहीं है। अंगूठी को हाथ में लेकर शौर्य को दुख भी हुआ और खुशी भी। ऐसा लगता है कि बड़े होने के बाद ये पहली बार है कि मैंने अपनी माँ के लिए कोई उपहार खरीदा है। खरीदारी से थक गए हैं तो दोपहर का भोजन करने के लिए कोई जगह ढूंढें। युवक ने कहा, मैं यहाँ एक बहुत अच्छे रेस्तरां के बारे में जानता हूँ जो बेहतरीन सौदे प्रदान करता है। 2 गलियों से गुजरने के बाद मैं एक पुरानी दुकान पर पहुँचा। युवक ने यहाँ के कुछ विशेष व्यंजनों का ऑर्डर दिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएंगे। ये स्टोव काफ़ी छिपा हुआ है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसका व्यवसाय काफ़ी अच्छा है। बॉस और कर्मचारी बहुत उत्साहित थे। युवक ने बताया कि यह एक पुराना स्टोव है जो 10 साल से भी ज़्यादा समय से खुला है। ये सब पूरे परिवार द्वारा किया जाता है, किसी को भी काम पर नहीं रखा जाता। खाना जल्दी ही आ गया और उसका स्वाद बहुत अच्छा था। खाने के बाद हमने भुगतान किया और खेलना जारी रखा। रात में एफिल टावर बहुत सुंदर दिखता है और पूरी सड़क फूलों से भरी होती है। बच्चों ने झपकी नहीं ली और वादवाट रात 10 बजे तक मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं गए। उसके बाद होटल लौट आए। उस युवक को अलविदा कहें और उसे कुछ सुझाव दें। अगली बार जब आप आएंगे तो आप मुझे ढूंढना जारी रख सकते हैं।
इसके अलावा उपहार के लिए धन्यवाद। घर आकर साफ सफाई करने के बाद बच्चे बिस्तर पर सो गए। रिया कल रात थिएटर में प्रदर्शन करेगी, इसलिए मुझे अच्छी तरह आराम करने की ज़रूरत है। अगले दिन मैक्स और उसका साथी आए और कहा कि सारी व्यवस्था हो चुकी है। मैं टिकट भी वापस ले आया। शाम को रिया और मैक्स वाधवत सबसे पहले थिएटर पहुंचे। स्थानीय ओपेरा हाउस में अनेक स्थापत्य शैलियों का सम्मिश्रण है तथा यह अपने पैमाने में भव्य, विवरण में उत्कृष्ट तथा शानदार है। यह एक ऐसा थिएटर है जहां संगमरमर और सोने की सजावट एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे लोगों पर एक शानदार दृश्य प्रभाव पड़ता है। उस दिन राजेश ने विशेष रूप से जिया वाधवा के लिए एक सूट खरीदा और उसे ओपेरा हाउस में लाया। शौर्य को पता है कि इस ओपेरा हाउस में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतनी खूबसूरत जगह पर दिखाई देगा। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने और बैठने के लिए सीट ढूंढने के बाद शौर्य आश्चर्यचकित हो गया और उत्सुकता से इधर उधर देखने से खुद को नहीं रोक सका। संगीत समारोह शुरू हुआ और शौर्य ध्यानपूर्वक सुनने से खुद को रोक नहीं सका। संगीत सहानुभूति का एक रूप है और शौर्य धीरे धीरे इसका आदी हो गया और खुद को इससे मुक्त नहीं कर सका। शो के आधे समय में पर्दा खुला और रिया वायलिन बजाते हुए धीरे धीरे सबके सामने आई। वायलिन की सुंदर ध्वनि के साथ ये लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से खुशी का एहसास कराता है। प्रदर्शन के बाद परिवार वहीं रुक गया और रिया के साफ सफाई खत्म करने और मंच के पीछे से बाहर आने का इंतजार करने लगा। राजेश ने शौर्य से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? शौर्य को होश आया और बोला, अच्छा लग रहा है। जब रिया ने सफाई खत्म कर ली तो उसने कर्कश स्वर में पुकारा, पापा, मम्मी, ऐसा लगता है कि आपने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। परिवार ने आसपास के क्षेत्र में घूमकर प्रवेश के लिए टिकट खरीदे। रात का दृश्य बहुत सुंदर था, इसलिए हमने अपने कपड़े बदले और बाहर घूमने जाने की योजना बनाई। कल वे वापस उड़ जाएंगे। शौर्य ने रास्ते में बहुत सारी तस्वीरें ली और जतिन कपूर को भेजीं। जतिन कपूर ने जवाब दिया, यह मज़ेदार है। घर लौटने पर जब उनकी पत्नी और बच्चे सो गए, राजेश कपूर ने आंगन की जांच शुरू कर दी। उन्होंने एक समय नियंत्रित नल खरीदा जो कुछ घंटों के बाद स्वचालित रूप से पानी देना शुरू कर देता था। राजेश कपूर ने देखा कि कुछ शिमला मिर्चें लाल हो गई थीं और 1-2 दिन में खाने लायक हो जाएंगी। अगले दिन बच्चा दोपहर तक सोता रहा। नाश्ता और दोपहर का भोजन करने के बाद शौर्य उपहार घर ले गया। क्योंकि शौर्य आज घर जा रहा है, जतिन कपूर दोपहर के भोजन के लिए घर जाएगा और शालिनी कपूर के से और खाना बनाने के लिए कहेगा। शालिनी कपूर ने खाना साफ करने के बाद कहा, जल्दी करो और खाओ। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। तुम्हें विदेश में ज़रूर ठीक से खाना नहीं मिला होगा। कुछ ही दिन बाहर रहने के बाद तुम इतने दुबले पतले कैसे दिख रहे हो? जतिन कपूर वाधवत को कुछ पे पदार्थ लेने के लिए बुलाया और वापस आकर बोले, तुम्हारा भ्रम। वह गारंटी दे सकते हैं कि राजेश कभी भी बच्चे को निराश नहीं करेगा। जियो चेंग ने भी करीब से देखा और कहा, भाई, तुम्हारा वजन कम नहीं हुआ है। जियाओ वाधवा अभी बैठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वाधवा घर में घुस गया। एक पल इंतजार करें। जब वह दोबारा बाहर आया तो उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे उपहार थे। यह आपका है पिताजी। यह आपका है माँ। ये क्रिश का है। जियो चेंग ने कहा, भाई सबसे अच्छा है। जियो चेंग भाई से सबसे ज्यादा प्यार करता है। शौर्य ने क्रिश के अस्थायी प्रेम पर मुंह बनाया और उपहास किया। भाइयों के बीच का रिश्ता आमतौर पर काफी शोर शराबे वाला होता है। क्रिश शौर्य के साथ खेलना चाहता है, इसलिए वह रोज शरारतें करता है और अपने भाई को नाराज कर देता है। जतिन कपूर और उनकी पत्नी दोनों आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। जतिन कपूर ने हंसते हुए कहा, उनका स्वर बहुत राहत भरा था। तुम बहुत अच्छे हो बच्चे। तुमने तो अपनी विदेश यात्रा के लिए मुझे एक उपहार भी खरीदा है। मुझे दिखाओ कि वह क्या है। शालिनी कपूर कुछ सेकंड के लिए खुश हुई, फिर जल्दी से पूछा, आपको पैसे कहाँ से मिले? शौर्य ने कहा, मैंने ये पैसे अपने चाचा से उधार लिए हैं। माँ, बाद में मुझे मेरा कार्ड दे देना, मैं इसे वापस कर दूंगा। शालिनी कपूर ने कुछ नहीं कहा, उपहार बॉक्स खोला और उसमें एक अंगूठी निकली। बहुत सुंदर। शालिनी कपूर ने इसे पहना और यह बिल्कुल फिट बैठा। वह बहुत खुश हुई और बोली, शुक्रिया। जतिन कपूर ने इसे खोला और पाया कि इसमें उत्तम कारीगरी और सुरुचिपूर्ण शैली वाली घड़ी है। अरे, शौर्य की पसंद अच्छी है। ये घड़ी बहुत सुंदर है।
उसने जल्दी से अपनी कलाई से पुरानी घड़ी उतार दी और नई घड़ी पहन ली। वह बहुत संतुष्ट दिख रहा था। क्रिश एक गेम कंसोल है, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई जी। शौर्य ने मुझे याद दिलाया, तुम इसके साथ दिन में केवल 2 घंटे ही खेल सकते हो और फिर इसे सुरक्षित रखने के लिए मां को दे सकते हो। क्रिश को कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है। सबके सो जाने के बाद शालिनी कपूर की खुशी गायब हो गई, लेकिन उन्हें पैसों को लेकर दुख होने लगा। इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। जतिन कपूर ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आपके बेटे की दयालुता इसके लायक है? शालिनी कपूर ने भी ऐसा ही सोचा। ये पहली बार है जब मेरे बेटे ने बड़े होने के बाद मुझे कोई उपहार दिया है। अतीत में स्कूल में मातृ दिवस पर उपहार देना केवल एक कार्य था और इसकी गिनती नहीं की जाती थी। जतिन कपूर ने खुश होकर कहा, अब से हमारा बेटा हमें क्या देगा इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। इसके बारे में सोचो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें यह उपहार पुत्र भक्ति के कारण दिया है, लेकिन तुम खुश नहीं हो और इसके बजाय तुम इधर उधर की शिकायत कर रहे हो। इससे हमारा बेटा परेशान तो नहीं होगा, है ना? आज वह इस उपहार से बहुत खुश है और भविष्य में भी वह हमारे बारे में सोचेगा। ये सब मेरे बेटे के दिल से है। शालिनी कपूर ने गुस्से में कहा, किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? क्या मैंने नहीं पूछा कि आज मेरे खाने का दाम क्या है? उसने चारों ओर देखा और कहा, यह अंगूठी बहुत सुंदर है। यह मेरे बेटे की ओर से एक उपहार है। कई वर्षों से पहनी हुई शादी की अंगूठी को देखते हुए शालिनी कपूर ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझे नई शादी की अंगूठी कब देंगे? जतिन कपूर ने उसे ऐसी नज़र से देखा जैसे कह रहा हो, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। क्या आप बीमार हैं? क्या आप नई शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर शालिनी कपूर हंस पड़ी। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं अंगूठी नहीं खरीदना चाहती, लेकिन कुछ और चाहिए। मेरा सारा पैसा तुम्हारे पास है, जो चाहो खरीद लो, लेकिन मुझे वही चाहिए जो आपने मुझे दिया था, ताकि मैं उसे खुद खरीद सकूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूं? अगर खरीद भी लूं तो तुम सोचोगी कि मैं कोई निजी पैसा छिपा रहा हूं। मैं खुद को समझा नहीं सकता। तुम औरतें हमेशा इतनी परेशान करती हो। शालिनी कपूर मुस्कुराईं, उन्हें गले लगाया और कुछ नहीं बोलीं। अतीत में जोड़े आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे और शादी के बाद भी वे अपना पैसा स्वयं कमाते और खर्च करते थे। उस समय शौर्य अभी छोटा था और बच्चे की देखभाल मुख्यतः प्रवीण कपूर और उनकी पत्नी द्वारा की जाती थी। इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता। बाद में जब बच्चे बड़े हो गए तो जतिन कपूर और उनके साथी ने बहुत सारा पैसा निवेश करके एक स्वयं सेवा मछली हॉटपॉट रेस्तरां खोला। शालिनी कपूर ने भी खूब वाहवाही लूटी। इसी समय से जतिन कपूर ने अपने पुराने दोस्तों से पैसे उधार लेने से बचने के लिए अपने वेतन कार्ड का भुगतान करना शुरू कर दिया। उन्हें ये कहकर बर्खास्त कर दिया गया कि पैसा मेरी पत्नी के पास है। मैं रोज काम पर आने जाने में ही उलझा रहता हूँ। अब मुझे पहले जैसी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। अब मैं सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता हूँ। मेरे दोनों बेटों के लिए घर पर कुछ पैसे छोड़ जाओ और उन्हें एक अच्छा भविष्य दो। भविष्य में शालिनी कपूर और मैं दोनों अपने बुढ़ापे का आनंद ले सकेंगे। जब ये जोड़ा युवा था तो उन्हें हर चीज जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हम दोनों परिपक्व हो गए हैं, एक दूसरे के करीब और अधिक प्रतिबद्ध हो गए हैं और इस परिवार के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। ये सोचकर जतिन कपूर ने आह भरी। जियाओ वाधवा अब सचमुच अलग हो गए हैं। उन्हें इस तरह देखकर मुझे पैसे कमाने की प्रेरणा मिलती है। शालिनी कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। बातचीत करते करते दंपति सो गए। शौर्य को अंततः व्हाट्सएप संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कुछ समय मिला। जतिन कपूर ने उनका फोन उन्हें लौटा दिया और तब उन्हें पता चला कि उन्हें उनके अच्छे दोस्तों के समूह से बाहर निकाल दिया गया है। कश शौर्य को भी इसकी परवाह नहीं थी। मैंने बिस्तर पर झपकी ले ली। जब शिमला मिर्च पक जाए तो उसे भूना जा सकता है। क्या आपके द्वारा उगाई गई शिमला मिर्च की खुशबू अच्छी होती है? तनु ने सबसे ऊंची आवाज में उत्तर दिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। एक और महीना इंतजार करो और जो अन्य सब्जियां हमने लगाई हैं वे खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। राजेश की यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। वाह, अगस्त में बैंगन और लोबिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और महीने के अंत तक इन्हें खाया जा सकता है। बच्चों को सबसे अधिक खुशी अगली सुबह जल्दी उठकर सब्जी के बगीचे में जाने में होती थी। मैं उनके शीघ्र बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पलक झपकते ही महीने के अंत तक ये सब्जियां बढ़ती चली गईं।
बच्चे अपनी मेहनत का फल खाकर बहुत खुश थे। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अगली बार क्या बोना है, मूंगफली, आलू आदि। बच्चों का पंजीकरण 30 अगस्त को कराएं। मैं चौथी कक्षा में पहुंच चुका हूं और मुझे सब कुछ जाना पहचाना लगता है। पलक झपकते ही मैं प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, बच्चे चौथी कक्षा में पहुंच चुके थे और पलक झपकते ही वे जूनियर हाई स्कूल में जाने वाले थे। राजेश कपूर और मीरा शर्मा भावुक हुए बिना नहीं रह सके। समय ऐसे ही आपकी उंगलियों से फिसल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। चारों 12 साल के बच्चे पहले ही विद्रोही अवस्था में पहुंच चुके हैं। राजेश को लगता है जैसे वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा है और वह उनके विचारों को लेकर और भी चिंतित है। दंपति ने इस मुद्दे पर चर्चा की। मैं बच्चों को अधिक निजी स्थान देने, उनके विचारों को अधिक धैर्यपूर्वक सुनने तथा उन्हें समझने और सहन करने की शिक्षा देने की आशा करता हूँ। मीरा शर्मा ने पूछा, पति जी, आपकी विद्रोही किशोरावस्था कब समाप्त हुई? राजेश कपूर ने एक पल सोचा, मैं कब से भूलने लगा। हाई स्कूल के बाद। मीरा शर्मा ने जानकारी पर गौर किया। इसमें कहा गया है कि कुछ 10 साल या उससे भी अधिक समय तक टिक सकते हैं। फिर वह धीरे से बोला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि तुम लोग देर से परिपक्व होते हो, इसके पीछे एक कारण है। राजेश कपूर, उन दोनों ने चुपके से इस विषय पर बहुत सारी किताबें खरीद लीं और रात में उन्हें पढ़ने और अध्ययन करने के लिए बाहर ले जाते। पतिदेव, आप अनुभवी हैं, इसलिए आप इसे संभाल लेंगे। पति जी, मुझे बताइए, आपने पहले क्या किया था? क्या तुम्हें किसी लड़की पर क्रश है? राजेश कपूर ने अपनी पत्नी को याद दिलाया, हमारे परिवार में अभी भी 2 राजकुमारियां हैं, प्रिय, इसे हल्के में मत लेना। निश्चित रूप से, मीरा शर्मा ने बोलना बंद कर दिया। चारों बच्चे यह नहीं जानते कि उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं, इसलिए उनके दिन भी ऐसे ही बीत रहे हैं। उस दिन तनु सोफे पर निढाल सी बैठी रही और काफी देर तक हिलना डुलना नहीं चाहती थी। तनु को इस तरह देखना दुर्लभ था, इसलिए राजेश उसके पास आया और चिंता से पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तनु ने राजेश कपूर की ओर उत्सुकता से देखा। मुझे बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है, पापा। राजेश कपूर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, तो फिर आज खाने के बाद जल्दी सो जाना। तनु ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। पिताजी, मैं अपना होमवर्क करने ऊपर जा रही हूँ। ठीक है पिताजी, बाद में आपके लिए कुछ फल लाएंगे। धन्यवाद पिताजी। थोड़ी देर बाद राजेश कपूर ने फल काटकर प्रत्येक बच्चे को एक एक फल दिया। विहू कमरे में बास्केटबॉल खेल रहा था। पापा। राजेश कपूर ने फल मेज पर रखा और अपने आधे अधूरे होमवर्क पर नजर डाली। अपना होमवर्क जरूर करना। विहू फल खाने के लिए आया। ठीक है पिताजी, मैं इसे अभी लिखूंगा। अभी का लेखन लगभग पूरा हो चुका है। कक्षा का मॉनिटर होने के नाते वह एक हस्तलिखित अखबार बना रहा है। धन्यवाद पिताजी, आपका स्वागत है। तनु ने अपना सामान्य उत्साह खो दिया और कहा, धन्यवाद पिताजी। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तनु ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत बेहतर। ऊपर की मंजिल पर 3 खजाने रहते हैं। रिया ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था और संगीत लिख रही थी, इसलिए राजेश कपूर ने उसे परेशान नहीं किया। फल को धीरे से मेज पर रखें। रिया का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन वह फिर भी मीठी मुस्कान दे रही थी। धन्यवाद पिताजी। रिया पहले की तरह ही शालीन और समझदार थी। उसने राजेश कपूर का हाथ पकड़ लिया और विनती करने लगी, पिताजी, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर बात कर सकते हैं? राजेश कपूर धीरे से मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। रिया के चेहरे पर आंसू बह निकले। पापा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। राजेश कपूर चौंक गए और उन्होंने अपनी बेटी के आंसू पोंछे। क्या हुआ? पापा से बात करो। तुम बिना वजह क्यों रो रही हो? रिया ने राजेश कपूर को गले लगाया। डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं सचमुच आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पिताजी भी तुमसे प्यार करते हैं। मैं भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ और मैं अपने परिवार में सभी से प्यार करता हूँ। मैं आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। नहीं, हमारा परिवार एक साथ रहेगा, सब एक साथ। रिया ने राजेश कपूर को गले लगा लिया और बहुत दुखी होकर रोने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और राजेश कपूर बुरी तरह डर गए। जब रिया ने रोना बंद कर दिया तो राजेश कपूर ने उसे काफी देर तक कोमल आवाज में समझाया। रिया ने उसके आंसू पोंछे और कठोर चेहरा बनाते हुए कहा, पिताजी, मुझे अपना होमवर्क करना है, आप जाकर कर दीजिए। राजेश कैसे निश्चिंत हो सकता है?
हमने कितना भी पूछा, रिया कुछ नहीं बोली। वह कमरे से बाहर चला गया और जल्दी से अपनी पत्नी मीरा शर्मा को बुलाया। उसे उसकी बेटी की असामान्यता के बारे में बताओ। मीरा शर्मा भी काफ़ी डरी हुई थी। जानू, मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में घर पहुँच जाऊंगी। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाईं और वाधवत चिंतित होकर नीचे चले गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तनु दौड़ती हुई आई। चेहरे पर आंसू और डर के भाव के साथ वह रोया, पिताजी, मैं मरने जा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं मरने वाला हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मैं माँ और पिताजी को नहीं छोड़ना चाहता। वाह वाह! राजेश कपूर घबरा गए। क्या हुआ? तनु चिल्लाई, मुझे चोट लगी है, खून बह रहा है। राजेश कपूर ने जल्दी से पूछा, कहाँ चोट लगी है? पापा को दिखाओ। तनु का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, तुम इसे नहीं देख सकते। राजेश कपूर दंग रह गए। और क्या नहीं समझ आया? उनकी छोटी राजकुमारी बड़ी हो गई है। वह तनु को घर के अंदर ले आया और बोला, कोई बात नहीं, डरो मत, तुम नहीं मरोगी। पहले तो हमने बच्चों को केवल उनके मूल स्थान के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दी, लेकिन यह नहीं। उन्होंने पूछा, क्या स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता? तनु उलझन में दिखी। क्या? राजेश कपूर ने तनु को समझाया, लड़कियां जब एक निश्चित उम्र तक पहुंचती हैं तो उन्हें भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि तुमने अभी अनुभव किया। ये बिल्कुल सामान्य है। डरो या घबराओ मत, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा महीने में एक बार ही होता है। तनु ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लड़के ऐसा करते हैं? राजेश कपूर ने बताया, लड़के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियां कर सकती हैं, क्योंकि उनकी संरचना अलग होती है। राजेश कपूर ने बाहर कुछ शोर सुना और जल्दी से कहा, माँ को यह समझा दो। जैसे ही मैं वाधवाट के पास से निकला, मैंने मीरा शर्मा को वापस आते देखा। मीरा शर्मा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राजेश कपूर को बहुत पसीना आ रहा है और वह और भी घबरा गईं। हनी, रिया को क्या हुआ? राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को समझाने के लिए एक तरफ खींच लिया। ये सुनकर मीरा शर्मा का दिल पसीज गया। पतिदेव, ये काम मैं संभालती हूँ। जाओ, बच्चों के लिए मीठा सूप बनाओ। अच्छा। जब वह रसोई घर में पहुंचे तो राजेश कपूर धीरे धीरे शांत हुए, धीमी आंच जलाए और नहाने चले गए। वह भयभीत था और उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी भावना कैसे व्यक्त करे, तथा उसे बहुत पसीना आ रहा था। इसी समय मीरा शर्मा ने उन्हें संदेश भेजकर सूप लाने को कहा। राजेश 2 कटोरी मीठा सूप लाया। तनु और रिया ने राजेश को देखा तो इतनी शर्मिंदा हुई कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को देखा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उन्होंने मामले को संभाल लिया है। आओ, थोड़ा चीनी वाला पानी पी लो। इस दौरान ठंडा खाना मत खाओ और न ही भारी सामान उठाओ। जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। दोनों छोटी राजकुमारियों ने शर्म से सिर हिलाया। रिया ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे माफ करना पिताजी, ये बात मैंने पहले भी कही थी। राजेश कपूर ने रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, पगले, अगर आगे से कोई परेशानी आए तो अकेले मत निपटना। अपने पापा को साफ साफ बता देना। तुम्हें पता भी नहीं, तुमने अभी अभी पिताजी को डरा दिया। तनु ने पूछा, पिताजी, मेरा क्या होगा? तुम सब मेरे पापा की लाडली हो। मामला ऐसे ही गुजर गया। शाम को राजेश कपूर ने शिक्षक यतिन और शिक्षिका जोया को निजी संदेश भी भेजे। 2 खजानों और 3 खजानों की स्थिति स्पष्ट करें। रात को मीरा शर्मा आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। पलक झपकते ही दूसरा और तीसरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। राजेश कपूर ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, हम पहले से ही 4ठी कक्षा में हैं। मीरा शर्मा ने हंसते हुए कहा, प्रिय, क्या आज तुम सचमुच घबरा रही हो? राजेश कपूर इस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे। मैं तनु और रिया से आगे चलकर विज्ञान पर और बात करूंगा। दोनों छोटी बच्चियां अब बड़ी हो गई हैं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, ये सेमेस्टर खत्म हो गया है और अब जूनियर हाई स्कूल की पहली कक्षा शुरू होगी। समय गुजर जाता है। दंपति ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अगले सप्ताह राजेश ने अपने दूसरे और तीसरे बच्चे के आहार का विशेष ध्यान रखा। मीरा शर्मा ने बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया और उन्हें मामले का सीधे सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मामला बस यूं ही निपट गया। पलक झपकते ही जब बात बच्चों की अंतिम परीक्षाओं की आती है तो मुझे आशा है कि वे आदर्श परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। न तो पति और न ही मैं बच्चों को उनके प्राथमिक स्कूल के होमवर्क में मदद करते हैं,
लेकिन जब कभी कभी उन्हें किसी चीज़ में परेशानी होती है तो हम उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैंने स्कूल के बाद कोई ट्यूशन क्लास नहीं ली। बच्चों के ग्रेड हमेशा अच्छे रहे हैं। यहाँ तक कि छठी कक्षा में भी चीनी, गणित और अन्य विषयों में उनके अंक 90 अंक से अधिक थे। अन्य अभिभावकों की चिंता और परेशानियों के बिना राजेश कपूर और उनकी पत्नी काफ़ी आराम महसूस करते थे। मुझे आशा है कि मेरे बच्चे इस परीक्षा में प्रमुख मिडिल स्कूल, नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। यहाँ जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिले की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह मुंबई का सबसे प्रमुख मिडिल स्कूल है। अंतिम परीक्षा से पहले राजेश बच्चों को स्कूल दिखाने ले गया। वातावरण बहुत अच्छा है, खेल का मैदान बड़ा है और बच्चों को ये बहुत पसंद है। विहू की पढ़ाई खेलकूद में है और स्कूल में जूनियर हाई स्कूल भी है, इसलिए वह अपने दम पर प्रमोशन स्तर तक जा सकता है। उनके स्कूल का शिक्षण स्टाफ भी बहुत अच्छा है और यह मुंबई में शीर्ष 5 में शुमार है। इसलिए विहू सीधे जूनियर हाई स्कूल जा सकता है। ये परीक्षा दूसरे स्कूल में आयोजित की जाती है। संयोगवश दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के सभी बच्चे इसी स्कूल में हैं। राजेश कपूर और मीरा शर्मा स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहे थे। विहू परीक्षा दे रहा था और उसकी टीचर जिम्मेदारी संभाल रही थीं। बस उसे उठाओ और दोपहर में घर ले जाओ। परीक्षा के बाद बच्चे एक के बाद एक समूहों में बाहर आए। दंपति ने कुछ नहीं कहा, चलो विहू को लेने चलते हैं। बच्चों के हाव भाव देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके पूछने का इंतजार किए बिना मैंने पहल करके बताया कि आज उन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। चारों लोगों ने उत्तरों की तुलना की और चीनी भाषा की रचना को छोड़कर उत्तर समान थे। गणित के सभी उत्तर बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ग्रेड भी समान होने चाहिए। विहू के प्रश्न प्राप्त करने के बाद विहू के प्रश्न उनसे भिन्न थे। राजेश कपूर बच्चों को बढ़िया खाना खिलाने बाहर ले गए। हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड कब मिलेंगे? अगले सप्ताह। बच्चे छुट्टियों पर थे, इसलिए राजेश कपूर ने उनसे कहा कि वे अपनी सभी प्राथमिक स्कूल की किताबें पैक कर लें और समय आने पर वे उन्हें भंडारण कक्ष में रख देंगे। जैसे ही बच्चों ने सफाई की, वे खेलने लगे। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अभी भी तुम्हारे पास आधा घंटा है। इसके बाद बच्चे गंभीर हो गए। अब राजेश कपूर खाना बनाने के अलावा घर की साफ सफाई और बर्तन धोने का काम भी करते हैं। उन सभी का ध्यान 4 खजानों द्वारा रखा गया था। खैर, अब वह बिल्कुल स्वतंत्र है। मीरा शर्मा 10 साल से पढ़ा रही हैं और अब उनकी पदोन्नति हो गई है। उनकी हफ्ते में सिर्फ 3 क्लास होती हैं, इसलिए उनके पास काफ़ी समय है। वह सोफे पर बैठ गई और पूछा, प्रिय, इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? राजेश कपूर ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, पता नहीं। टीचर कियाओ ने कहा था कि जब विहू 14 साल का हो जाएगा तो वह यूथ ओलंपिक गेम्स में हिस्सा ले सकता है। उसके ग्रेड चाहे जो भी हों, उसे प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाओ। मीरा शर्मा ने हिसाब लगाया कि कितने साल बाकी हैं। ये कैसा रहेगा? इस गर्मी में अधिक लोगों को आमंत्रित करें और इसे और अधिक जीवंत बनाएं। हमें एक साथ मिले हुए बहुत समय हो गया है। राजेश कपूर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो बच्चों के परिणाम आने तक इंतजार करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। 1 सप्ताह बाद बच्चे अपनी रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए स्कूल गए। विहू को छोड़कर उन सभी को नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल में दाखिला मिल गया। परिवार ने खुशी खुशी जश्न मनाने के लिए एक और भोजन किया। कल मैं आप दोनों कक्षाओं के शिक्षकों को उनके 6 वर्षों के शिक्षण और सहयोग के लिए धन्यवाद देने के लिए भोजन पर आमंत्रित करूंगा। परिणामस्वरूप शिक्षकों ने एक एक करके इसे अस्वीकार कर दिया। खाने की कोई जरूरत नहीं। उनके उत्कृष्ट परिणाम एक शिक्षक के रूप में मुझे अब तक प्राप्त सर्वोत्तम उपहार हैं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं भविष्य में प्रायः उनसे मिलने के लिए प्राथमिक विद्यालय आ सकूं। काटना, क्योंकि मेज़बान ईमानदारी से प्राथमिक विद्यालय के दौरान बच्चों के साथ रहता है, एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। प्राप्त, नेल द्वीप नामक एक निजी द्वीप। राजेश कपूर पानी पी रहे थे और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। निजी द्वीप, ये कितना बड़ा है। ये सभी को एक साथ खेलने के लिए आमंत्रित करने का एक अच्छा समय है। राजेश कपूर वाधवत से लोकेशन जानने के लिए कहा, फिर अपने फ़ोन पर जांच की तो पता चला कि उड़ान में 15 घंटे लगे। कश, 15 घंटे, जैसी कि उम्मीद थी थोड़ा दूर। तो अगले दिन
राजेश ने अपनी यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के माता पिता को आमंत्रित करें और जो भी जाना चाहे जा सकता है, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और वहाँ काफ़ी रौनक होगी। हाल के वर्षों में रिया के प्रदर्शन के कारण हमने कई वर्षों तक मेरठ में नया साल नहीं मनाया है और हमारा उचित पुनर्मिलन भी नहीं हुआ है। अब से रिया को परफॉर्म करना होगा और विहू को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा, इसलिए वे दोनों ही जगह व्यस्त रहेंगे। मुझे डर है कि मेरठ लौटने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्यों न इस अवसर पर बच्चों के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाए। वह आने जाने का हवाई किराया चुकाता है, इसलिए उन्हें आवास व्यय के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। राजेश ने समूह को संदेश भेजा कि वे परसों रवाना होंगे और आगे बढ़ेंगे। जहां तक उनका सवाल है, अपने गर्मियों के कपड़े ले आओ और जब चाहो आ जाओ। हालांकि ये थोड़ा अधिक परेशानी भरा है, इसमें एक ठहराव भी है तथा कुल उड़ान का समय 15 घंटे का है। हे भगवान, यह एक निजी द्वीप है, जो कोई भी यहाँ नहीं जाता वह मूर्ख है। जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होता है तो लोगों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और उसके मन में अवास्तविक विचार नहीं आते। अब तो वे ये भी नहीं सोचते कि राजेश कपूर कितने अमीर हैं, अनुमान लगाना तो दूर की बात है। अब उनके पास निजी द्वीप भी हैं, वे भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। आखिरी बार राजेश और मीरा शर्मा की शादी के समय वे मालदीव गए थे और कुछ दिन वहीं रहे थे। उन्हें लगा कि यही उनकी जान के लायक है। इस बार ऐसे अवसर के साथ वे निश्चित रूप से दुनिया देखना चाहते हैं। कई उतार चढ़ाव के बाद राजेश कपूर और उनका परिवार अंततः नायर द्वीप पर पहुंच गया। इसके अलावा इसे हेलीकॉप्टर द्वारा नियंत्रित किया गया। यह उनका पहली बार हेलीकॉप्टर में सफर था। मीरा शर्मा, अवि और अन्य 4 खजानों के साथ हैं। तनु, रिया और राजेश एक साथ हैं। मीरा शर्मा काफ़ी डरी हुई थीं, लेकिन एक माँ के रूप में वह इसे प्रदर्शित नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना है। राजेश कपूर ने उसे प्रोत्साहित किया और समझाया, अच्छा रहो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को गौर से देखा और बच्चों के पीछे हेलीकॉप्टर में बैठ गईं। अवि और विहू इतने उत्साहित थे कि नीचे साफ नीले समुद्र को देखकर उनके मुंह आश्चर्य से खुल गए। मीरा शर्मा तनावग्रस्त थी, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनके पास दृश्यों का आनंद लेने का समय नहीं था। आगमन पर गृहस्वामी काफी देर से इंतजार कर रहा था। उनके लिए पेय और फल तैयार किए गए। मीरा शर्मा समुद्र तट पर बैठ गईं और कुछ गहरी सांसें लीं, उसके बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ। अवि और विहू ने खाना खाया और समुद्र तट पर खेलने लगे। समुद्र तट की रेत साफ और बढ़िया है और बहुत अच्छा महसूस होता है। मीरा शर्मा ने आसमान की ओर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। पिताजी और अन्य लोग यहाँ हैं। तीनों के नीचे उतरने के बाद तनु और रिया ने कहा कि उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है। हम शायद हेलीकॉप्टर बीमारी। आपको कैसा लगता है? मीरा शर्मा तनु और रिया को लेकर चिंतित थीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तनु और रिया दोनों ने सिर हिलाकर बताया कि वे ठीक हैं। जिस व्यक्ति ने खुद को बटलर बताया वह उन्हें कार में घुमाने ले गया। दंपति को आश्चर्य हुआ। मीरा शर्मा का दिल धड़क रहा था और उनके दिमाग में बस एक ही विचार था, हे भगवान, इस द्वीप की कीमत कितनी है? लेकिन जल्द ही यह विचार मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि यह जगह बहुत खूबसूरत है। फिरोजा समुद्र लगभग नीले आकाश से जुड़ता है। समुद्र तट सफ़ेद है, पेड़ हरे भरे हैं और विला अद्वितीय और सुंदर है। कभी कभी समुद्री पक्षियों की आवाज़ें ऊपर से सुनी जा सकती हैं। यहाँ एक हाउसकीपर है और रसोइया सहित कुल 4 नौकर हैं। जब वे दौरा समाप्त करके कमरे में आए तो वे सभी भ्रमित थे। बच्चे घर के चारों ओर खेल रहे थे और उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। राजेश शांत रहने में सक्षम था। मीरा शर्मा इतनी गुस्से में थी कि वह अचानक उठ खड़ी हुई। प्रिय, इस निजी द्वीप की कीमत कितनी है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या ये महंगा है? क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा है? राजेश कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मीरा शर्मा को शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो, आपके पति के पास अभी भी पैसा है। मैं इतना अविवेकी कैसे हो सकता हूँ कि एक निजी द्वीप के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दूं? ये सुनकर मीरा शर्मा को राहत महसूस हुई। हाँ, उसका पति ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सोचकर मीरा शर्मा को राहत महसूस हुई। मैं राजेश को इंडोर क्षेत्र में घुमाने ले गया क्योंकि हम पहले भी आउटडोर क्षेत्र में घूम चुके थे।
इंटीरियर का वर्णन करने के लिए 2 शब्द, विलासिता। ये सचमुच शानदार है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर लोग विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक कारण है। घर की नौकरानी और नौकर उनके पीछे पीछे आए और उनकी देखभाल की। यहाँ राजेश कपूर को कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर की नौकरानी और नौकरानी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अगली दोपहर मेरठ से पूरा परिवार आया था। प्रिया और उसका परिवार भी एक एक करके पहुंचे। लता शर्मा और उनके पति, साथ ही रिया की शिक्षिका सबसे आखिर में पहुंची। इस बार हम हेलीकॉप्टर की बजाय नौक से यहाँ आए। श्रीमान और श्रीमती देवेंद्र कपूर को अपने बेटे पर सचमुच गर्व है। मेरे बेटे का अब सफल करियर है, उसका परिवार खुशहाल है और उसके दोनों बच्चे होशियार और चतुर हैं। शियाओयुआन अब बीजिंग में है और उसने अपना स्टूडियो खोल लिया है। शुरुआती दौर में जब तक वह कोई पैसा नहीं कमाता तब तक तो ठीक है, लेकिन उसे नुकसान भी नहीं होगा। वह एक समझदार बच्चा भी है और छुट्टियों के दौरान घर फोन करेगा। अब मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग उनसे ईर्ष्या करते होंगे। देवेंद्र कपूर का कारोबार धीरे धीरे उनके अधीनस्थों को सौंप दिया गया और उन्हें सप्ताह में केवल 2 या 3 बार ही वहां जाने की जरूरत पड़ती थी। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो प्रवीण कपूर और ईशान कपूर मछली पकड़ने निकल पड़ते हैं। वे बड़ी मछलियां हैं और बहुत आराम की जिंदगी जीते हैं। सुनीता कपूर वाधवत कुछ दोस्तों के साथ यात्रा और खरीदारी करती हुई 50 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सेवानिवृत्त जीवन जीना शुरू कर दिया है। लोग युवा होते जा रहे हैं और उनकी मानसिकता बेहतर होती जा रही है। चीनी नववर्ष के दौरान राजेश और उनका परिवार घर वापस नहीं आते, लेकिन कभी कभी वे नववर्ष मनाने के लिए अपने गृहनगर वापस चले जाते हैं। अब हर कोई जानता है कि उनके दोनों बेटे सफल हो गए हैं और हर कोई उनसे बहुत ईर्ष्या करता है। सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी तथा वे उत्साहपूर्ण और शोरगुल से भरे हुए थे। इस बार पूरा एसपी स्टूडियो आया और साथ में खाना खाने वाले लोग भी आए। ये पहली बार है जब उन्होंने अपने जीवन में एक निजी द्वीप देखा है। बेशक कोई पछतावा नहीं होगा। आओ और एक अमीर मालिक के जीवन का अनुभव करें। तनय सिंह और उनका समूह युवाओं का एक समूह है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और अब उनके लाखों प्रशंसक हैं। कभी कभी मैं कुछ लाइव प्रसारण भी करता हूँ। अधिकांश लाइव प्रसारण सामग्री चित्रकला से संबंधित है। उदाहरण के लिए पीएस और एसएआई जैसे उपकरणों से रंग कैसे भरें और ड्राइंग टैबलेट का उपयोग कैसे करें। एपीपी की अपनी बेहद लोकप्रिय कार्टूनिस्टों की टीम भी विशेष साक्षात्कार आयोजित करेगी। कभी कभी मैं लाइव प्रसारण के लिए आऊँगा। वे भोजन, पालतू जानवर, उनकी कंपनी आदि का सीधा प्रसारण करेंगे। वे वर्तमान रुझानों के संपर्क में रहते हैं, अपने ऐप्स और पीसी वेबसाइटों का बेहतर प्रचार करते हैं। इस वर्ष मैं सप्ताह में एक बार लाइव प्रसारण कार्यक्रम रखूंगा ताकि मैं अपने प्रशंसकों के साथ बेहतर ढंग से बातचीत कर सकूं। सबसे ज़्यादा अपील करने वाले कुणाल हमेशा से ही सभी की निगाहों में रहे हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि वह एक सच्चे गेम डिज़ाइन मास्टर हैं। मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने का कभी मौका नहीं मिला। तनय सिंह ने पिछले हफ्ते के वीडियो के अंत में एक मजाक किया था। वीडियो को 10 लाख से ज़्यादा लाइक और 1 लाख से ज़्यादा रीट्वीट मिले थे, इसलिए उन्होंने कुणाल को व्यक्तिगत रूप से आने दिया। अपना वादा कभी मत तोड़ो। आमतौर पर उन्हें केवल 200,000 से 300,000 लाइक और 10,000 से 20,000 रिपोस्ट मिलते हैं। ये तो बस एक मजाक था। अप्रत्याशित रूप से वीडियो केवल 2 दिन पहले ही जारी किया गया था। ये पहले ही 10 मिलियन से अधिक हो चुका है तथा 100,000 बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। कुणाल। उसके बाद से कुणाल ने तनय सिंह के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। कुणाल टीम की रीढ़ और एसपी का स्तंभ हैं। उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए तनय सिंह ने चाहे जितनी भी बार उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की, कुणाल ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मुझे क्या करना चाहिए? आज रविवार है, आखिरी दिन। यदि वे लाइव प्रसारण बंद कर देंगे तो क्या एसपी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी? इसलिए तनय सिंह को खेलने में मजा नहीं आता था और वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता था। राजेश कपूर के बटलर ने पार्टी का सामान तैयार किया और उसकी नज़र तनय सिंह पर पड़ी, जो कोने में उदास दिख रहा था, इसलिए वह पूछने के लिए उसके पास गया।
स्थिति को समझने के बाद राजेश ने कहा, इस मामले का हल तुम्हें खुद ही निकालना चाहिए। गलत? क्या ऐसा कोई बॉस है? क्या आपको समाधान के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसके लिए कुछ सलाह नहीं देनी चाहिए? यही है। राजेश कपूर का मानना है कि हर किसी के अपने विचार होते हैं और तने सिंह ने कुणाल से चर्चा किए बिना ही यह निर्णय ले लिया। अगर कुणाल सहमत नहीं है तो वह क्या कर सकता है? लेकिन तने सिंह की भौहें चढ़ी देखकर राजेश कपूर चिल्लाया, कुणाल इधर आओ। कुणाल ने कुछ अनुमान लगाया, मैं लाइव प्रसारण नहीं करूंगा। तने सिंह गर्म बर्तन पर बैठी चींटी की तरह चिंतित थे और टिप्पणी अनुभाग में विस्फोट हो गया। हर कोई लुशान में महान गुरु कुणाल का असली चेहरा देखने का इंतजार कर रहा है। कुणाल, चलो इसे इस तरह से कहते हैं, मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं, बशर्ते आप आने को तैयार हों। 3 सेकंड कैसा रहेगा? 3 सेकंड? आखिर राजेश कपूर तो यहाँ है ही। कुणाल तने सिंह को भले ही मुंह न दिखाए, पर राजेश कपूर को मुंह दिखाना ही चाहिए। अंततः कुणाल ने समझौता कर लिया। उसने तने सिंह को गुस्से से देखा और कहा, मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर कर लूंगा। तने सिंह मुस्कुराया, ठीक है, आप बाद में जो चाहें कर सकते हैं, और मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। तने सिंह को लाइव प्रसारण के लिए जगह मिल गई और वहां समय ठीक शाम के 7 बजे थे। जब मैंने लाइव प्रसारण पर क्लिक किया तो सभी पॉप-अप ने मुझे महान कुणाल को देखने के लिए कहा। नीचे दी गई टिप्पणियों में यह भी कहा गया कि वे कुणाल को ढूंढना चाहते हैं तथा इस महान देवता लुशान का असली चेहरा देखने की आशा रखते हैं। तने सिंह ने सबको शांत करते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें हमारे नंबर 1 एसपी भगवान कुणाल को दिखाता हूँ। कुणाल ने भावशून्य भाव से उसके फ़ोन पर हेलो कहा। सभी को हेलो, मैं कुणाल हूँ, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। कुणाल वास्तव में सुंदर है, एक प्रकार का ठंडा सुंदर। इस बार जब मैं प्राइवेट आइलैंड पर आई तो मैंने खास तरह की ड्रेस पहनी थी। लग रहा है कि ये तुरंत ही फैंस का दिल जीत लेगी। कुणाल ने शांति से कहा, चूंकि सभी ने मुझे देख लिया है, इसलिए मेरे लिए और कुछ करने को नहीं है। मैं पहले निकल जाऊंगा। फिर वह बिना पीछे देखे चला गया। तने सिंह ने मुस्कुराते हुए बताया, हमारा जियाउन बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यकीन है कि हमारी बातचीत से कई प्रशंसकों को इसका अंदाजा हो गया होगा। हालांकि जियोन बोलने में अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे एसपी में उसका कौशल शीर्ष स्तर का है। प्रशंसक ये भी समझते हैं कि इस बार महान कुणाल को देख पाना एक आदर्श अंत है। वे सपा के 3 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। किसी ने तने सिंह से पूछा कि वे कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ अभी पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ है। वहाँ पहले से ही घना अंधेरा है और पेड़ पर कुछ और भी है। तने सिंह ने बताया, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बॉस के निजी द्वीप पर रह रहा हूँ। तने सिंह एसपी का लगभग चेहरा हैं। वे रोजाना लाइव प्रसारण और कुछ अन्य काम भी संभालते हैं। प्रशंसकों ने इस बॉस के बारे में उनसे 1 से अधिक बार सुना है। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि यह बॉस किस तरह का व्यक्ति है। मैं केवल इतना जानता था कि वह अमीर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास एक निजी द्वीप भी होगा। यह आश्चर्यजनक है। कई लोग बॉस तने सिंह के बारे में उत्सुक हैं और कुछ प्रशंसक उनके बहुत आभारी हैं। उनके वित्त पोषण के बिना एसपी स्थापित नहीं हो पाता और उनके पास देखने के लिए इतने अच्छे एनीमे नहीं होते। इसलिए वे इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तने सिंह ने हंसते हुए कहा, हमारा बॉस बहुत सुंदर आदमी है। सुपर सुंदर, सुपर सुंदर। प्रशंसकों ने अपना अविश्वास व्यक्त किया और असली चीज देखने पर जोर दिया। तने सिंह ने राजेश कपूर की स्थिति की ओर आवाज लगाई, बॉस क्या आप अपना चेहरा दिखा सकते हैं? राजेश कपूर, वह ठीक है, फिर वह इसमें क्यों शामिल है? खैर, प्रशंसकों के सामने ऐसा कहने का मतलब शायद यही है कि प्रशंसकों ने यही मांगा था। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद राजेश पास आया और पूछा, क्या हुआ? बात बस इतनी है कि प्रशंसक आपको देखना चाहते हैं और हमारे एसपी बॉस से मिलना चाहते हैं। राजेश कपूर ने शांति से कहा, मैं बॉस नहीं हूं, मैं तो पार्टनर हूं। तने सिंह ने बेपरवाही से कहा, लगभग वही बात है। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर पूछा, क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो? स्वर बहुत विनम्र है। वह जानते थे कि राजेश कपूर हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे और आसानी से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते थे तथा बाहर उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। तो तने सिंह को बहुत दुख हुआ। राजेश वहां आया और उसका सुंदर चेहरा स्क्रीन पर प्रकट हुआ। सभी को नमस्कार, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे आशा है कि आप हमारा समर्थन करते रहेंगे।
मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। अलविदा। इतना कहने के बाद उन्होंने सभी को देखकर मुस्कुराया, विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और चले गए। टिप्पणी: अनुभाग फटने वाला है। हे भगवान, ये लड़का कितना सुंदर है। कोई इतना सुंदर आदमी कैसे हो सकता है। मैं अक्सर तनय सिंह को ये कहते हुए सुनता हूँ कि उनके बॉस के कई बच्चे हैं और सभी किशोरावस्था में हैं। मुझे तो लगा कि वह गंजे चाचा हैं। ठीक है, तनय सिंह ने अभी कहा कि उनका बॉस सबसे सुंदर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब मुझे विश्वास हो गया, ये सच है। मैं ऐसे आदमी को संभाल सकती हूँ। अब तुम मेरे नए पति हो। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। हा, अब से यह मेरी फ़ोन स्क्रीन होगी। लड़कियों, क्या तुमने गौर नहीं किया कि वह न केवल सुंदर है, बल्कि अमीर भी है। और निजी द्वीप, क्या तुम भूल गईं? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सभी सुंदर और अमीर आदमी शादीशुदा कैसे हैं? तनय सिंह मुस्कुराए और बोले, उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। 10 साल से ज्यादा समय बाद भी उनमें पहले जैसा ही प्यार है। इसके अलावा उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। टिप्पणी: अनुभाग ईर्ष्यालु था और तनय सिंह को धोखा देना जारी रखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप बकवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सही है, कोई चित्र नहीं, कोई सच्चाई नहीं। ये सही है, उसे हमारे पास आने दो और हमें दिखाने दो, तब मैं तुम पर विश्वास करूंगा। इस बार तनय सिंह चतुर थे और झांसे में नहीं आए। तनय सिंह, तुम ये व्यक्ति मीरा शर्मा थी, जो वहां से गुजर रही थी और उन्होंने उत्सुकतावश उस पर नजर डाली। इसे जीवित पाया, तुरंत खाली करो। यद्यपि ये केवल कुछ सेकंड का ही था, लेकिन लाइव प्रसारण में उसका अद्भुत सुंदर चेहरा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। कई प्रशंसक इसे पहले ही देख चुके हैं। 3 सेकंड, मुझे उस सुंदरता के बारे में सारी जानकारी चाहिए। ये लड़की बहुत खूबसूरत है। तनय सिंह, क्या आप सिंगल हैं? केवल कुछ सेकंड, और यह पहले से ही आश्चर्यजनक था। ध्वनि बहुत अच्छी है, लेकिन स्क्रीनशॉट विफल रहा। तनय सिंह जोर से हंसा, वह बॉस लेडी है। टिप्पणी: अनुभाग से भरा है। कुछ ही वर्षों में एसपी टीम की डाउनलोड मात्रा लाखों तक पहुंच गई है और उपयोगकर्ताओं की संख्या 500 मिलियन तक पहुंच गई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा लोग हैं और उनमें से कई एसपी के ऐप का उपयोग करेंगे। कुछ समय पहले तक इसका एक पीसी संस्करण भी उपलब्ध था। एक छोटे से स्टूडियो से यह अब एक बड़े आकार की कंपनी बन गई है। इस अवधि के दौरान उच्च गुणवत्ता और सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है। तनय सिंह मुस्कुराया और बोला, मैं खेलने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। ये द्वीप वर्ष के 365 दिनों में से 300 दिन सूर्य के संपर्क में रहता है तथा यहाँ का तापमान अधिक नहीं होता। शाम को सभी लोग समुद्र तट पर एकत्र हुए और खूब आनंद उठाया। जब वे खेलते खेलते थक गए तो नौकर उन्हें एक एक करके उनके कमरों में ले गए। देवेंद्र कपूर ने राजेश कपूर को खींचते हुए कहा, बेटा, अब तुम बहुत आगे निकल गए हो। मुझे तुम पर गर्व है। उस रात देवेंद्र कपूर खूब बातें करते रहे और राजेश कपूर उनके पास चुपचाप सुनते रहे। जब देवेंद्र कपूर पूरी तरह नशे में धुत हो गए तो उन्होंने उन्हें कमरे तक वापस लाने में मदद की। सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोली, देखो गाओ जिंग कितना खुश है, बस उसे मुझे दे दो और सो जाओ। जब राजेश कपूर बेडरूम में लौटे तो मीरा शर्मा पहले से ही थकान के कारण सो चुकी थीं। राजेश कपूर को आते देख वह झुकी और बोली, पतिदेव, आप वापस आ गए। राजेश कपूर ने उसका माथा चूमा और कहा, सो जाओ, तुम्हारा पति यहाँ है। इस निजी द्वीप पर जेट स्की सहित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध हैं। इस दिन राजेश, जेसन लैम का चुन लैम और तनय सिंह जेट स्की पर निकले। बच्चे किनारे से ये सब देख रहे थे और अपने पिता का उत्साहवर्धन कर रहे थे। गर्मियों में जल क्रीड़ाएं हमेशा बहुत लोकप्रिय होती हैं। अगले सप्ताह सभी ने खूब आनंद उठाया। हालांकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। अगस्त में मेरी चाची का अचानक निधन हो गया। वह बिल्कुल स्वस्थ थीं। जब वह गंभीर रूप से बीमार थीं, तो तीनों देवेंद्र कपूर भाई अपनी सबसे बड़ी बहन को अंतिम बार देखने के लिए विमान से अस्पताल गए। चूंकि सभी बच्चों को स्कूल वापस जाना था, इसलिए अंतिम संस्कार की व्यवस्था युवा पीढ़ी द्वारा की गई। नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल उत्कृष्ट छात्रों से भरा है। बेशक यहाँ संपन्न परिवारों के लोग भी हैं, जैसा कि पार्किंग में खड़ी कारों से देखा जा सकता है। अवी को कक्षा 3 में रखा गया। तनु और रिया को कक्षा 7 में रखा गया।
दंपति अपने बच्चों को पंजीकरण के लिए ले गए और दोपहर के समय अभिभावक शिक्षक बैठक से बाहर आ गए। शिक्षक ने आपको दोपहर 2:30 बजे कक्षा में आकर अपनी पुस्तकें लेने और कक्षा की सफाई करने को कहा है। दोपहर में राजेश ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया और बाहर एक स्नैक बार में खाना खाया। बच्चे 4 बजे के बाद तक बाहर नहीं आए। कार में तनु ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, पापा, रिया की बहन को बहुत से लोग पसंद करते हैं। राजेश कपूर मुस्कुराए और रिया की तरफ देखा। रिया ने उदास भाव से बाहर देखा। बोरिंग, वे सभी बहुत छोटे और बदसूरत हैं। शाम को राजेश ने बच्चों को बुलाया और उनसे बात की कि किसी चीज़ से प्यार करने का क्या मतलब होता है। जब बच्चे जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनमें सबसे मासूम प्रेम विकसित होना शुरू हो जाता है। राजेश को उम्मीद है कि वे इस रिश्ते का सही ढंग से सामना कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। ये किशोरों की सबसे अज्ञानतापूर्ण भावना है। 1 सितंबर को बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में कक्षा में आए। चूंकि नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल घर से दूर है, इसलिए बच्चे दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आते हैं और स्कूल के कैफेटेरिया में खाना खाते हैं। झपकी के लिए मैं केवल मेज पर ही सो सकता हूँ। इस तरह राजेश कपूर के पास काफ़ी खाली समय था, इसलिए उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और अधिक सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि यह भ्रम है या नहीं, लेकिन जो सब्जियां मैं खुद उगाता हूं उनका स्वाद बाहर से खरीदी गई सब्जियों से बेहतर होता है। खैर, जब तक इसे लगाया जा सकता है, आलू और अन्य चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। उस दिन मैं बच्चों को लेने के बाद वापस आया। अवि ने सबसे पहले कहा, पिताजी, हमने इस पर थोड़ी चर्चा की और निर्णय लिया कि हम सभी जूनियर हाई स्कूल में हैं और अब वयस्क हैं। और तब तनु ने जवाब दिया, हम अपनी बाइक से वहां तक जा सकते हैं। रिया ने कहा, और हम अपना नाश्ता खुद बना सकते हैं, इसलिए पिताजी को हमारे लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। राजेश कपूर अभी भी बहुत खोया हुआ महसूस कर रहे थे। बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दिन हमें उन्हें छोड़ देना पड़ता है। चाहे उसके दिल में कितनी भी भावनाएं हों, राजेश बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए ले गया। हम सर्वोत्तम प्रदर्शन और गुणवत्ता चाहते हैं, कीमत कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक बच्चे को एक साइकिल दी गई और वे सीधे वापस चले गए। राजेश उनके पीछे साइकिल चला रहा था। मीरा शर्मा बाहर आई और देखने लगी, वह कार पर कैसे चढ़ गया। माँ, कल से हम अपना खाना खुद बनाएंगे और अपनी साइकिल से स्कूल जाएंगे। मीरा शर्मा ने सहमति जताते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। बच्चों को छोटी उम्र से ही यह सिखाया जाता है कि उन्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जब मैं प्राथमिक विद्यालय की 3री कक्षा में थी तो मैंने घर का काम सीखना शुरू कर दिया, और जब मैं वापस आई तो मुझे पहले से ही चावल पकाने वाले कुकर का उपयोग करना आता था। राजेश कपूर वापस आए और बिना कुछ कहे खाना बनाने के लिए रसोई में चले गए। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, दिखावा बंद करो, हम पति पत्नी हैं। क्या मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह के इंसान हो? 10 साल से अधिक समय तक विवाहित रहने के बाद भी वह ये कैसे नहीं देख पाई कि राजेश की तबीयत ठीक नहीं थी। ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा असहज महसूस हो रहा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। मीरा शर्मा ने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं पतिदेव, आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ रहेगी। अगले दिन राजेश कपूर नाश्ता बनाने के लिए समय पर उठ गए। अवि ने जम्हाई ली और वधावत नीचे आया। पापा, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं नाश्ता बनाता हूँ। राजेश कपूर ने अपने होंठ भींचे और कहा, ठीक है, सावधान रहना। वे अभी भी साधारण नाश्ता बनाना जानते हैं। कमरे में वापस आकर मीरा शर्मा ने घबरा कर पूछा, आप वापस क्यों आए? अवि ने कहा कि वह ऐसा करेगा। यह अच्छी बात है, अब आप आराम से आराम कर सकते हैं। मीरा शर्मा आई और बोली, ठीक है, बच्चे समझदार हैं और माता पिता के रूप में हमें खुश होना चाहिए। हाँ, वह बहुत प्रसन्न था। माता पिता के रूप में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वतंत्र रहें, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वे हम पर निर्भर रहें। यह अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्दी बड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद है कि समय धीरे धीरे बीतेगा। बच्चों ने कहा कि वे नाश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और उन्होंने ये काम छोड़ देने का निर्णय लिया। सबसे पहले, बच्चा एक प्रमुख माध्यमिक विद्यालय में जाता है और उस पर काम का बोझ बहुत अधिक होता है, इसलिए वह सामान्य से बहुत देर से सोता है। इसके अलावा बच्चे अब स्कूल में ही दोपहर का भोजन करते हैं और राजेश पोषण का ध्यान रखना चाहता है,
इसलिए उसे नाश्ता स्वयं बनाना पड़ता है। इसलिए राजेश कपूर ने फिर से नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। चारों बच्चों को ये स्वीकार करना पड़ा कि उनके पिता द्वारा बनाया गया नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। अवी को कक्षा 3 में रखा गया है। इस बार जब कक्षा के नेताओं का चयन किया जा रहा था तो अवी ने स्वयं को मॉनिटर के रूप में नामित किया, क्योंकि वह पहले से ही इस काम से परिचित था। तनु और रिया को कक्षा 8 में रखा गया। तनु चीनी कक्षा की प्रतिनिधि बनी और रिया संगीत कक्षा की प्रतिनिधि बनी। बच्चों के नाश्ता करने के बाद राजेश ने उन्हें धीरे धीरे गाड़ी चलाने की याद दिलाई और कहा कि स्कूल के लिए देर हो जाना ठीक है, लेकिन उन्हें लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की तरफ देखा और देखा कि वह काफी देर से दरवाजे पर खड़ा था। पति, रात के खाने के लिए वापस आओ। राजेश कपूर ने धीरे से आह भरी, वापस बैठ गए और चुपचाप खाना खाने लगे। मीरा शर्मा जानती थी कि राजेश कपूर क्या सोच रहे हैं। प्रिय, आज दोपहर को मेरी कोई क्लास नहीं है, क्यों न बाहर टहलने जाकर आराम किया जाए। बच्चे होने से पहले हमारे पास अकेले में एक साथ समय बिताने का समय नहीं था। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो क्या तुम मेरे साथ अधिक समय बिता सकते हो? राजेश कपूर मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या तुम मेरे साथ विश्व भ्रमण पर चलोगे? ठीक है। इस बारे में राजेश कपूर ने पहले ही योजना बना ली थी।